फिक्सिंग, डोपिंग, स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज, ये सभी चीजें क्रिकेट में काफी कॉमन हो चुकी है। एक टाइम था जब लोगों को इनकी भनक तक नहीं लगती थी, और अगर लगती थी तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते थे कि उनका फेवरेट प्लेयर कुछ गलत काम करेगा। और ऐसे ही चीजें इंडियन क्रिकेट में भी हुई है, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा है। चाहे मैं बात करूं ग्रेग चैपल जैसे कोच की, जिन्होंने इंडियन टीम की हालत खराब कर दी थी, या फिर साल 2000 के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल की। इन सभी चीजों ने हमारे क्रिकेट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ा है, जिसने फैंस को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या जो क्रिकेट हम देख रहे हैं वो सच भी है या फिर सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 डार्क स्टोरीज की जो कि इंडियन क्रिकेट में हुई थी। I was looking at Sachin. He wasn't crying. ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ। When you are captaining the side, you are allowed to speak. हमारे कोच उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि विनोद को स्केपगोट, बलि का बकरा बनाया गया। When you are not the captain, then you don't speak. ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। स्केपगोट जो बोल रहे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। हम लोग चैंपियन होने वाले थे। इंडिया ने 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था और 28 साल लग गए उन्हें अपना सेकंड वर्ल्ड कप जीतने में। बट अगर मैं आपको कहूं कि जो वर्ल्ड कप हम 2011 में जीते थे उसे हम 1996 में इजीली जीत सकते थे तो कैसा लगेगा। जो वर्ल्ड कप इंडिया आंखें बंद करके भी जीत सकता था, उसमें इंडियन टीम की इज्जत गिर गई। फैंस ने ग्राउंड में आकर आग तक लगा दी और उस दिन टीम इंडिया की दर्दनाक हार के साथ बहुत बदनामी भी हुई। उस दिन लाखों इंडियंस का वर्ल्ड कप का सपना उनके घर में टूट गया था और वो दिन बन गया था इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का द डार्केस्ट डे। The 1996 World Cup semi-final। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया अगले 2 वर्ल्ड कप्स में केवल ग्रुप स्टेज में खेलकर ही बाहर हो गया। बट इस वर्ल्ड कप में टीम कुछ अलग लग रही थी। एक तरफ जहां टीम इंडिया में 23 साल के सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, संजय मांजरेकर और विनोद कांबली उन्हें सपोर्ट दे रहे थे। बॉलिंग यूनिट्स में अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ और अजय जडेजा के होने से टीम बहुत पावरफुल लग रही थी। और मोहम्मद अजहरुद्दीन की कैप्टनसी के साथ सभी फैंस को यही लग रहा था कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में वापस आएगा। और लगना भी बहुत ऑब्वियस था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप को पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया मिलकर होस्ट करने वाले थे और घर में वर्ल्ड कप जीतना उस वर्ल्ड कप को और स्पेशल बनाने वाला था। इंडिया टू द सेमीफाइनल्स। इंडियन टीम ग्रुप स्टेजेस में यूजुअली अच्छा परफॉर्म करती है और इस वर्ल्ड कप में भी दे फिनिश्ड एट नंबर 3 इन द ग्रुप टेबल, जस्ट बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। एंड जो मैचेस इंडियन टीम हारी थी वो भी बहुत क्लोज से हारी थी। इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से इंडिया ने खुद को वर्ल्ड के आगे स्ट्रॉन्ग प्रूव कर दिया, क्योंकि पहले 90s के मैचेस में जहां इंडियन टीम एक तरफा हारा करती थी, अब वही इंडियन टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी थी। एंड सचिन तेंदुलकर बीइंग द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडियन टीम। अब बारी थी क्वार्टर फाइनल्स की, जिधर इंडिया को अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान से भिड़ना था एट चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर। वो मैच काफी क्लोज गया था, बट इंडियन टीम फाइनली मैनेजेस टू क्लेम देयर विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ मैच विनिंग नॉक ऑफ 93 रन्स बाय नवजोत सिंह सिद्धू। अब बस इंडिया 2 कदम दूर था अपने ड्रीम वर्ल्ड कप से। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ था। यस, वो श्रीलंका जो उस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसी टीम्स को ग्रुप स्टेज और क्वार्टर फाइनल्स में हराया था, और जिसके ओपनिंग बैट्समैन उस वर्ल्ड कप के बेस्ट ओपनर्स थे। उसी टीम से इंडिया का सेमीफाइनल्स में मैच होने वाला था एट ईडन गार्डन्स इन कोलकाता। इस मैच के लिए पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप थी और इंडियन फैंस टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। बट वो सपोर्ट कब फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा, इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। द गेम डे 13 मार्च 1996। टॉस जीतकर इंडिया के कैप्टन अजहरुद्दीन ने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। अब यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम्स। ईडन गार्डन्स की वो पिच काफी बैटिंग फ्रेंडली थी और श्रीलंका को पहले बैटिंग करवा के मानो इंडियन टीम ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैच स्टार्ट होते ही इंडिया के स्टार बॉलर जवागल श्रीनाथ ने श्रीलंका के इनफॉर्म ओपनर्स को आते ही आउट कर दिया। जसूरिया फॉर 1 एंड रोमेश फॉर 0। श्रीलंकन टीम वॉज एट 35 फॉर 3। बट उसके बाद जब सचिन बॉलिंग करने आए तो उनको पता चला कि उन्होंने पहले फील्डिंग करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। अकॉर्डिंग टू हिज ऑटोबायोग्राफी, Sachin says, "It was only when I came to ball in that match that I realized we had misread the wicket. The ball started to hold up and was stopping on the batsman. The top layer might have been firm enough, but immediately below the surface it was loose. It would clearly not last a full 100 overs, and it became even more important to keep down Sri Lanka to a manageable score. Though we managed to restrict Sri Lanka to 251 in their 50 overs, that proved far too many in the end." और ये बिल्कुल सही भी था। वो विकेट 100 ओवर टिकने भी नहीं वाली थी। मतलब इन द सेकंड इनिंग्स जब इंडियन टीम बैटिंग करने आएगी, वो पेज पूरी तरह से बंजर है। और वैसे ही कुछ हुआ। इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंडिया लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट इन द फॉर्म ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू फॉर जस्ट 3 रन्स टू चमिंडा वास। बट इंडिया की उस टाइम की दिल और धड़कन सचिन तेंदुलकर क्रीज पर अब भी मौजूद थे। सचिन और संजय मांजरेकर ने सेकंड विकेट के लिए 96 रन्स की एक बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करी। बट फिर ये हुआ। Oh, he's got him. Yes, he's got him. I'm sure he's out.
This could be a vital wicket. सचिन 65 रन्स पर आउट हो गए एंड टीम का स्कोर था 98 फॉर 2। आधे फैंस का दिल वर्ल्ड कप जीतने के लिए वहीं टूट गया क्योंकि तब तक ट्रेंड बन चुका था सचिन आउट मतलब टीम आउट, और उसके बाद जो हुआ उसे हर फैन अपने दिमाग से हटाना ही चाहेगा। इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी विकेट आफ्टर सचिन। ऐसा लग रहा था कि इंडिया वो मैच जल्द से जल्द खत्म करना चाह रही थी, खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि श्रीलंकन टीम को जिताने के लिए। 1 लाख से ज्यादा का इंडियन क्राउड जो कि वर्ल्ड कप के सपने के साथ इंडिया को चीयर करने आया था वो अब अनअवॉइडेबल ट्रॉमा फेस कर रहा था। सचिन के बाद हर बैट्समैन अपना विकेट ऐसे ही दे रहा था, रिजल्टिंग जयसूर्या टू हैव 4 विकेट्स एंड इंडियन टीम was at just 128 for 8. Yes, you heard it right. सचिन के आउट होने के बाद टीम ने 22 रन बनाकर 6 विकेट गंवा दिए। The controversy begins. कोलकाता के क्राउड से जैसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हुई, और ऐसा हो भी क्यों ना। जो इंडियन टीम 98 फॉर 1 पे थी और फाइनल मैच में खेलने के सपने देख रही थी, वही टीम अगली 75 बॉल्स में 120 फॉर 8 थी और सिर्फ विनोद कांबली, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ही बचे हुए थे। और तभी क्राउड ने गुस्से में आकर स्टेडियम के कुछ स्टैंड्स में आग लगानी शुरू कर दी। प्लेयर्स पे जो हो सका वो फेंका गया, चाहे वो बॉटल्स हो या कुछ और। नौबत तो ये आ गई कि स्टैंड्स में इंडिया हाय हाय और अजहर हाय हाय के नारे लगने शुरू हो गए। श्रीलंकन प्लेयर्स पे भी सब कुछ फेंका जा रहा था। श्रीलंका के कैप्टन अर्जुना रणतुंगा ने सभी प्लेयर्स को अंपायर्स के पास बुलाया और मैच रुकवाने की डिमांड करी। मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने मैच रुकवा दिया, पर जब मैच रिज्यूम हुआ तब बिना एक भी बॉल डाले एक श्रीलंकन प्लेयर पर बॉटल जा गिरी और बस फिर क्या था, श्रीलंकन टीम को उस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया। उस दिन इंडिया न केवल वो मैच या केवल वो वर्ल्ड कप नहीं हारी थी, इंडियन टीम अपनी रिस्पेक्ट भी हार गई थी इन फ्रंट ऑफ देयर ओन फैंस इन देयर ओन नेशन। एक मैच हार कर लोग अपने ही देश को पूरी दुनिया के आगे गालियां दे रहे थे। लेटर विद द हेल्प ऑफ पुलिस इंडिया और श्रीलंका के प्लेयर्स को उनके होटल रूम्स तक ले जाया गया और अरविंदा दे सिल्वा को मैन ऑफ द मैच चुना गया फॉर हिज अमेजिंग इनिंग्स ऑफ 66 रन्स इन जस्ट 47 बॉल्स। मैच फिक्सिंग। नवंबर 2011 में विनोद कांबली ने इस मैच को याद कर एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्हें टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला समझ नहीं आया। टीम कोच और मैनेजर अजीत वाडेकर ने टीम मीटिंग में डिसाइड किया था कि टॉस जीत के बैटिंग लेंगे, मगर फील्डिंग ली गई और वे अकेले नहीं थे जिसे ये बात अजीब लगी। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बायोग्राफी में इसका मेंशन किया था। आगे विनोद कांबली बताते हैं कि उस मैच के बाद उनका करियर बीसीसीआई ने खत्म कर दिया था, उन्हें आने वाले इंग्लैंड टूर के लिए ड्रॉप करके। कांबली ने उस मैच में फिक्सिंग एलिगेशन लगाए ऑन अजहरुद्दीन एंड अजय जडेजा, जो कि ऑलरेडी मैच फिक्सिंग के दूसरे केसेस में फंस चुके हैं और बैन भी हो चुके हैं। अजय जडेजा इन 2003 एंड अजहर इन 2000। मगर जब इस बारे में अजीत वाडेकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक्चुअली फील्डिंग का ही डिसाइड किया था और वो इसलिए था क्योंकि श्रीलंका उस वर्ल्ड कप में चेज आराम से कर रही थी। अब इस स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि टीम और मैनेजमेंट ने विकेट को ना देखते हुए सिर्फ श्रीलंका के ट्रेंड को देखा, जो कि सही बात नहीं है। अगर वे थोड़ा भी ध्यान विकेट की साइड देते तो क्या पता जो इंडिया के साथ हुआ वो श्रीलंका के साथ हो जाता। हु नोज। लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करा सकता है, और जब वो लालच पैसे का हो तब तो कुछ क्रेजी होना पक्का है। इंडियन क्रिकेट टीम का एक ऐसा कैप्टन जिसने इंडिया को 3 वर्ल्ड कप्स में लीड किया हो, वो सडनली एक दिन बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेट से बैन हो जाता है बिकॉज ऑफ मैच फिक्सिंग। बहुत लोगों का आइडल और क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाने वाला वो खिलाड़ी अचानक अपने ही फैंस का दुश्मन बन बैठता है। उसी के साथ कुछ और प्लेयर्स को भी बीसीसीआई बैन कर देता है। Ajay Jadeja accused of match fixing. मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया और थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। 27 नवंबर 2000 को अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा को सीबीआई के द्वारा मैच फिक्सिंग के आरोप में गिल्टी घोषित किया जाता है। हालांकि ऐसा कुछ इंडियन क्रिकेट में पहली बार था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। बट ये सब हुआ कैसे और इस सब की शुरुआत कैसे हुई? Accused of match fixing. क्योंकि आप सीबीआई की रिपोर्ट अगर देखें तो उनको नहीं क्लीन चिट मिली गई है। Somebody spoiled my life. 3 सितंबर 1994 ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है टू प्ले 3 टेस्ट मैच सीरीज। उस टाइम के पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलीम मलिक ऑस्ट्रेलियन बॉलर शेन वॉन को उनके होटल रूम में जाकर मिलते हैं और वहां वे उन्हें $276,000 की अमाउंट ऑफर करते हैं, बेसिकली टू फिक्स द मैच। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तानी टीम अपने ही देश में सीरीज हार जाएगी तो उनके घर जला दिए जाएंगे। $200,000 cash if you just bowl wide of off stump. Don't try and get us out. We'll let the ball go. Match will be a draw. What the fuck? और फिर सीरीज के एंड में शेन वॉन ने पूरी कॉन्वर्सेशन टीम मैनेजमेंट और कोच को बता दी और इसके बाद बहुत बड़ा बवाल होता है। पूरी दुनिया को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था और आईसीसी ने सलीम मलिक पर लाइफ टाइम बैन भी लगा दिया था। हालांकि एक पाकिस्तानी कोर्ट ने 2008 में इस बैन को हटा दिया था, बट पीसीबी और आईसीसी ने इस बैन को हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। 1994 के इंसिडेंट के 3 साल बाद यानी 1997 में वापस मैच फिक्सिंग की चर्चा होने लग गई और ये सब होता है इंडिया के फॉर्मर प्लेयर की वजह से, जो कि बाद में बैन भी हुए थे, मनोज प्रभाकर।
1997 में मनोज प्रभाकर पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्हें 1994 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए गए थे और बाद में कुछ सोर्सेज रिवील करते हैं कि मनोज को पैसे ऑफर करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी प्लेयर कपिल देव थे। वेल, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो मनोज प्रभाकर को ही पता होगा। इस इंसिडेंट की वजह से फिक्सिंग को लेके काफी बवाल चल ही रहा था कि फाइनली वो सीरीज आ जाती है जिसने मैच फिक्सिंग के स्कैंडल को फाइनल फुल स्टॉप दे दिया था। वो सीरीज थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ईयर 2000 के फेब में इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी और एक महीने बाद मार्च में खत्म। अब इस दौरान क्रिकेट में काफी लोग अंडरवर्ल्ड के भी इन्वॉल्व हो चुके थे, जैसे कि इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील एंड एक्सेट्रा। और इसी वजह से मैच फिक्सिंग कोई छोटी मोटी आम मैच फिक्सिंग नहीं थी, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ क्रिकेट को एज अ रिलीजन देखा जाता है। Has he made money? Has he fixed matches? फास्ट फॉरवर्ड टू द सीरीज। साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया को उन्हीं के घर पे टेस्ट सीरीज में हरा देती है। इंडियन टीम को टेस्ट सीरीज में उनके घर में हराना आज तक तो मुश्किल है ही, पर उस टाइम भी मुश्किल ही था। फॉर अ रेफरेंस आप ये समझ लीजिए कि इस हार से पहले इंडिया घर पे टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ 1987 में हारी थी। टूर खत्म होने के बाद ये खबर आती है कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रॉन्जे, हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। इन तीनों प्लेयर को एक डील मिली थी। उस डील के हिसाब से हर्षल गिब्स 20 रन से कम रन स्कोर करेंगे, हेनरी विलियम्स अपने 10 ओवर्स में 50 से ज्यादा रन्स देंगे और साउथ अफ्रीका की टीम 270 से कम का टोटल स्कोर करेगी। वैसे तो गिब्स ने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन मैच खेलते वक्त ये डील उनके दिमाग से निकल गई एंड ही स्कोर्ड 74 रन्स। जब उन्हें डील के बारे में याद आया, देन ही डिस्कस दिस विद हिज कैप्टन हैंसी क्रॉन्जे एंड उसके बाद क्रॉन्जे डिसाइडेड कि वो अपना विकेट काफी सस्ते में दे देंगे और वैसे ही कुछ हुआ। क्रॉन्जे गॉट आउट अर्ली बट South Africa still managed to score 320 runs and later Henry got injured while bowling his second over and वे भी अपनी डील पूरी नहीं कर पाए। उन्हें इस प्रोजेक्ट के $15,000 मिलने वाले थे बट ऑब्वियसली दे फेल्ड। ये सब रिवील होने के बाद क्रॉन्जे को साउथ अफ्रीकन टीम से बैन कर दिया गया था और वहीं हर्षल गिब्स और हेनरी विलियम्स बच गए थे। हालांकि इस चीज ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को फायदा ही किया एज ग्रेम स्मिथ बिकेम देयर कैप्टन हु प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट साउथ अफ्रीकन कैप्टन एवर। बट ये सब प्लेयर्स आखिर पकड़े कैसे गए थे? 7 अप्रैल 2000 दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये स्टेट किया कि उनके पास संदीप चावला, अ वेल नोन बुकी, और हैंसी क्रॉन्जे की मैच फिक्सिंग को लेकर एक कॉल रिकॉर्डिंग है। उस स्टेटमेंट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में यही बात होती थी कि मैच में कौन खेलेगा, कौन टॉस जीतेगा और कौन कितने रन स्कोर करेगा, और फिर अगले दिन वही चीजें मैच में सच होती थी। ये सभी चीजें दिल्ली पुलिस को मिड सीरीज में ही पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने ये सब रिवील नहीं किया था क्योंकि फिर बीच में सीरीज को बंद करवाना पड़ता। इससे उनका ये नुकसान हुआ कि उनके हाथ से संजीव चावला निकल गया। फाइनल ओडीआई से 4 दिन पहले ही संजीव चावला लंदन चला गया और इधर क्रॉन्जे के साथ और भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स लाइक हर्षल गिब्स, निकी बॉजे एंड पीटर स्ट्राइडम का भी नाम लिया गया। All I will say is that I was not involved in fixing or manipulating the results of cricket matches. I always played to win. Initially, both South African Cricket Board and Hansie Cronje denied any kind of involvement, but कुछ दिनों बाद they released a statement that Hansie Cronje was involved after he confessed to the team coach that he took $10,000 to $15,000 as bribe from British-based bookies to share confidential information related to the match, but wasn't involved in any kind of match fixing. इन सब के बाद एक कमेटी बिठाई गई जिसे एडविन किंग लीड कर रहे थे और कुछ दिनों बाद गिब्स एडमिट भी करते हैं that he was offered money by Cronje to score less than 20 runs in Nagpur ODI match, बट उस मैच में उन्होंने 74 रन स्कोर करे थे जिस वजह से उन्हें वो अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ था। उन्होंने हेनरी विलियम्स का भी नाम लिया बिकॉज ही वॉज टू ऑफर्ड मनी टू कंसीड मोर देन 50 रन, बट उनके शोल्डर में इंजरी हो गई जिस वजह से वे अपना स्पेल पूरा नहीं कर पाए। फ्यू डेज लेटर हैंसी क्रॉन्जे ने खुद ही बुकीज के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवील कर दिए थे। ये काफी बड़ा रिवील था क्योंकि उन्होंने साथ में बुकीज से मिलने वाले पैसे भी रिवील करे थे और इन सब में ये पता चला कि उन्हें ये पैसे 1996 से मिल रहे थे। I was not honest and I apologize unreservedly. हैंसी क्रॉन्जे ने आगे ये भी बताया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ही वो इंसान थे जिन्होंने एमके गुप्ता नाम के एक बुकी से मिलवाया और वहीं से क्रॉन्जे के लिए चीजें स्टार्ट हुई। कमेटी ने क्रॉन्जे को गिल्टी डिक्लेयर करके लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया और हर्षल गिब्स एंड हेनरी विलियम्स को 6 मंथ्स का बैन झेलना पड़ा। अगर हम इस इंसिडेंट को इंडियन साइड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ऑलरेडी एक ऐसी चीज मानी जा चुकी थी जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी और वो था मैच फिक्सिंग में इंडियन कैप्टन अजहरुद्दीन का नाम आ जाना।
मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ कुछ और नाम भी इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर एंड डॉक्टर अली ईरानी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर एविडेंस ये भी मिले थे कि अजय जडेजा भी इसमें शामिल थे, लेकिन अजय जडेजा ने इस सब को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया था। At no time in my career have I been involved in match fixing as defined in the CBI report. अजय शर्मा वो जिसने एमके गुप्ता को अजहरुद्दीन से इंट्रोड्यूस करवाया था, और साथ में मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन दोनों को ही लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था, while the rest were banned for short time। 96 को खत्म होके जब मैं क्रिकेट को छोड़ के आया हूँ, अजहर और एमके गुप्ता का नाम मैच फिक्सिंग में जून में आता है और ये सारा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एमके गुप्ता सीबीआई को शुरू में कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ने के बाद वो सारे राज एक एक करके बताता है। In 1988, एमके गुप्ता AKA मुकेश कुमार गुप्ता was a normal बैंक ऑफिसर जो कि बैंक आवर्स में अपनी जॉब करता था और बचे हुए टाइम में वो छोटे मोटे क्रिकेट मैचेस में पैसा लगाया करता था। फॉर एग्जाम्पल लोकल मैचेस एंड डोमेस्टिक रणजी मैचेस, इन सब में अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व होता है और मुकेश को लोकल मैचेस देखने जाने के लिए भी कहता है। अंडरवर्ल्ड बेसिकली मुकेश गुप्ता को ये मैचेस देखने के बहाने प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए बोलती थी जो उन्हें मैच फिक्सिंग में काम आ सके। एमके गुप्ता बाद में बताते हैं that the first cricketer that he approached was Ajay Sharma in late 1980s. Ajay Sharma was a talented player, but वो काफी गरीब परिवार से belong करते थे। That means he was the right player for MK Gupta to execute his plan. And approach करते ही MK Gupta अजय शर्मा का kind of friend बन जाता है और वो उन्हें 2000 rupees as a token of appreciation भी देता है। आगे जाके मुकेश गुप्ता अजय की फाइनेंशियली भी काफी हेल्प करता है। ईयर 1990 में अजय शर्मा का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता है फॉर द न्यूजीलैंड टूर। मुकेश फर्दर said that अजय उन्हें कॉल के थ्रू काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करते थे अबाउट द वेदर, पिच, मैच कंपोजिशन एंड एक्सेट्रा। मगर अजय शर्मा अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि वे खुद नहीं बल्कि उनके उस टूर के रूममेट मनोज प्रभाकर उन्हें ये सब इंफॉर्मेशन दिया करते थे। दिस अपीयर्स अनलाइकली क्योंकि मनोज प्रभाकर का एमके गुप्ता से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था और उनकी बातें मुकेश से हमेशा कॉल पर ही होती थी थ्रू अजय शर्मा। और फिर बाद में जाके अजय शर्मा मनोज प्रभाकर को एमके गुप्ता से मिलवाते भी है। एक्चुअली मनोज प्रभाकर को आने वाले इंग्लैंड टूर के बाद मारुति जिप्सी वो भी व्हाइट टायर वाली चाहिए थी और मुकेश गुप्ता ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो श्रीलंकन प्लेयर अरविंदा दे सिल्वा से उनको मिलवाएंगे तो उन्हें वो गाड़ी मिल जाएगी। और आगे जाके कुछ ऐसा ही होता है। सीबीआई की इंक्वायरी में आगे जाके पता लगता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की गर्लफ्रेंड एक फैशन शो करवा रही थी और उसके लिए उन्हें एक चैरिटी स्पॉन्सर चाहिए था। जवाब में अजय शर्मा कहते हैं वो तो नहीं, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो कि 1 करोड़ जैसी अमाउंट का इंतजाम कर सकता है। दिल्ली में अजय शर्मा ने एमके गुप्ता की मीटिंग मोहम्मद अजहरुद्दीन से करवाई और वहाँ पे एमके गुप्ता उन्हें 1 करोड़ देने को मान भी गया। और आखिर माने भी क्यों ना, जब टीम का कैप्टन ही हाथ लग जाए तो कोई बुकी उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना ही नहीं चाहेगा। एंड एज पर सीबीआई इंक्वायरी मोहम्मद अजहरुद्दीन कहते हैं कि वो एग्जैक्ट मैच बता देगी कि कौन सा इंडिया जीतेगी और कौन सा हारेगी। एंड ही गॉट 50 lakhs एडवांस फॉर दिस डील। और साथ में एमके गुप्ता बताते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कंफर्म बोला था कि इंडिया 1996 का टाइटन कप हारेगी। एंड एज मोहम्मद अजहरुद्दीन बीइंग द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, उस टाइम में उनकी बात मान ली गई और उस हिसाब से ही मैच में पैसा लगाया गया। मैच शुरू होते ही अजहरुद्दीन 1 रन स्कोर कर आउट हो गए और थोड़ी देर बाद अजय जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। इंडिया वो मैच हारने की कगार पर थी, मगर सचिन तेंदुलकर अकेले ही पूरा मैच जिता देते हैं। इससे बैटर्स का काफी भारी नुकसान हो जाता है। सीबीआई ने सचिन तेंदुलकर को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया था और वहाँ पे सचिन रिवील करते हैं दैट अजहर was not giving his full 100% effort and he suspected that he was involved with some bookies। बाद में जब सचिन से पूछा गया कि 1994 के इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वाले मैच में मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया स्लो खेल रहे थे विदाउट एनी रीजन, उसकी क्या वजह थी, देन सचिन बताते हैं कि वे उस मैच के वाइस कैप्टन थे और वे पूरी तरह से क्लियर थे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था फॉर देम टू प्ले स्लो, जिसकी वजह से सचिन काफी गुस्सा भी हो गए थे और मैच के बाद उन्होंने उन दोनों से बात भी करना बंद कर दिया था। कुछ समय बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। शुरू में तो उन्होंने ये सब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, बट जब सीबीआई ने उन्हें प्रॉपर बिलिंग डिटेल्स, प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन दिखाए और ये भी कहा कि साइड वाले रूम में एमके गुप्ता भी प्रेजेंट है, तो अगर आप चाहे तो उनसे कंफर्म कर सकते हो। उस पॉइंट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो सब मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे।
एंड ये भी रिवील किया जाता है कि मोहम्मद अजरुद्दीन, मनोज प्रभाकर और MK गुप्ता मैच में सट्टा लगा के जो भी पैसे जीतते थे उसके लिए ताज होटल में एक सेपरेट लॉकर खुलवा रखा था और इस बात को ताज होटल मैनेजमेंट स्टाफ और MK गुप्ता ने खुद कंफर्म किया था। इस सब के बाद अजहर को ICC के द्वारा क्रिकेट से कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है। हैंसी क्रॉन्जे अपील्ड अगेंस्ट हिज पनिशमेंट बट उनकी अपील अक्टूबर 2001 में रिजेक्ट हो गई थी। ही लेटर डाइड इन 2002 इन अ प्लेन क्रैश। CBI एक 75 पेजेस की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है टू द यूनियन मिनिस्टर, जिसका आउटकम ये निकलता है कि BCCI अजहर के साथ अजय जडेजा, नयन मोंगिया, अजय शर्मा को कल्प्रिट घोषित करती है। अजय जडेजा का नाम इसमें इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि अजय जडेजा भी कॉल रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से मैच की इन्फॉर्मेशन अजय शर्मा को देते थे। बट देयर वाज अ ट्विस्ट। CBI की रिपोर्ट की वजह से BCCI ने इन सभी प्लेयर्स को कल्प्रिट तो घोषित कर दिया था, मगर मैच फिक्सिंग जैसी चीज को लेकर इंडिया में कोई लॉ अभी तक नहीं है, क्योंकि मैच फिक्सिंग को प्रूव करना इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इज नॉट दैट इजी, खास करके जब इसको लेकर कोई पनिशमेंट ओरिएंटेड लॉ है ही नहीं। इसलिए कोर्ट में इन्हें जेल नहीं होने वाली थी, लेकिन BCCI ने पूरा एक्शन लिया और सभी प्लेयर्स को बैन कर दिया। इस इंसिडेंट के ऊपर क्रिकेट लवर्स का रिएक्शन काफी मिक्स था, जहाँ एक तरफ इंडिया के मेजर 90s प्लेयर टीम से हट रहे थे और गांगुली की दादा बनने वाली जर्नी शुरू होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ इंडियन फैंस स्टार्टेड हिटिंग द टीम, क्योंकि जो प्लेयर्स काफी इंडियन फैंस के रोल मॉडल हुआ करते थे उन्होंने अपने ही फैंस का दिल तोड़ दिया था, जो कि काफी अनएक्सेप्टेबल था। जिस इंडियन टीम ने 1992 से 1999 तक ICC टूर्नामेंट्स में 2 सेमीफाइनल खेले थे, अब वही इंडियन टीम 2000 से 2003 तक 3 फाइनल खेल चुकी थी। दैट मीन्स इंडियन क्रिकेट में अच्छी ट्रांजिशन होने लग रही थी। मार्च 2018 हम सभी क्रिकेट फैंस के सामने पहली बार एक बॉल टैम्परिंग का इशू सामने आता है। To fans of cricket all over the world, I'm sorry. I'm here to take full responsibility of my actions, and I'm extremely sorry. I really regret that, and it's going to be a decision that's going to stick with me for the rest of my life. जहां ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट में कैमरून बैंक्रॉफ्ट को सैंड पेपर के द्वारा बॉल टैम्परिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। I think they're asking him about what he had in his pocket. अब उस स्कैंडल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट हैपेंड दैट डे। मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं था कि बॉल टैम्परिंग का केस हम सबके सामने आया हो। इनफैक्ट अगर हम इन सब के स्कैंडल्स की लिस्ट बना के रख दे तो शायद वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्कैंडल 17 साल पहले भी हुआ था, जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया था, क्योंकि वो बॉल टैम्परिंग के एलिगेशन और किसी पे नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर लगे थे। उस दिन न केवल क्रिकेट एक्सपर्ट्स कंफ्यूज हो चुके थे, बल्कि इंडिया का हर एक क्रिकेट फैन इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। एक ऐसा दिन जहां पे क्रिकेट के सबसे शेमफुल एक्ट बॉल टैम्परिंग के इल्जाम उस खिलाड़ी पे लगाए गए थे, जिसने आज तक टैम्परिंग करना तो छोड़ो, अंपायर के दिए गए गलत डिसीजन पे बहस भी नहीं करी थी। तो आखिर इस पूरे स्कैंडल में सच्चाई कितनी थी, या फिर ये कोई फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी थी वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन के अगेंस्ट, जिसने पूरे इंडियन क्रिकेट में टेंशन खड़ी करके रख दी थी? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बॉल टैम्परिंग क्या होता है। वैसे तो बॉल टैम्परिंग बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस रही है थ्रू आउट द इयर्स, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल टेक्निक है जिसे अक्सर छुपाकर किया जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि बॉल की कंडीशन को बदल देना ताकि बॉलर को ज्यादा स्विंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिल पाए। अब वो चीज आप सैंड पेपर से एक साइड को रफ करके करो या फिर कुछ और चीज को यूज करके करो, ये सब करके बॉल की स्विंग और ज्यादा बढ़ जाती है। बस इसी चक्कर में न जाने कितने प्लेयर्स बैन तक हो गए हैं और कितने ही मैचेस के रिजल्ट्स उन टीम के फेवर में गए हैं जिन्होंने बॉल टैम्परिंग करी थी। ये क्रिकेट के एरोडायनामिक्स के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और जब ये पकड़ा जाता है तो एक प्रॉपर स्कैंडल का रूप लिया जाता है, जैसे कि हुआ था 2018 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में, और ऐसे ही हुआ था 2001 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। बाय द वे, अगर आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए अपडेट चाहिए या फिर क्रिकेट रिलेटेड मीम्स और न्यूज देखनी है, देन आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इवन अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर क्रिकेट रिलेटेड डिस्कशन करने हैं, देन आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि अभी आईपीएल के ऑक्शंस चल रहे हैं एंड स्टेक पर आप अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी टीम आईपीएल 2025 जीतेगी। तो वेट किसका है? स्टेक का लिंक पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो सपोर्ट करो अपनी फेवरेट टीम को इस आईपीएल में। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, उधर आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स और टिप्स दोनों मिलेंगे।
ये सब शुरू होता है नवंबर 2001 में, जब रिसेंटली मैच फिक्सिंग से उभरी इंडियन टीम साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही थी। इस सीरीज में टोटल 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने वाले थे। ये वही साउथ अफ्रीकन टीम है जिसके अगेंस्ट ठीक 1 साल पहले इंडियन टीम घर पर व्हाइट वॉश हुई थी और इसी सीरीज के टाइम पर मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था। हमने ऑलरेडी इस मैच फिक्सिंग के बारे में वीडियो बना रखी है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट उस वीडियो से पहले हम इस वाले पूरे स्कैंडल को समझते हैं। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उससे कुछ महीने पहले ही फरवरी 2001 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आइकॉनिक टेस्ट सीरीज जीती थी, जो कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट का एक आइकॉनिक चैप्टर माना जाता है। मगर इस बार सौरव गांगुली की कैप्टनसी में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में उतर रही थी। उम्मीद थी कि एक चैलेंजिंग येट एक मेमोरेबल सीरीज होने वाली है, लेकिन जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। पहला टेस्ट मैच बिल्कुल नॉर्मल जाता है, जहां इंडिया पहला मैच 9 विकेट से हार जाती है। हालांकि इंडियन बैटिंग लाइनअप में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरीज भी बनाई थी, मगर सेकंड इनिंग्स में 237 पे क्रम्बल करने की वजह से इंडिया वो मैच हार गई। लेकिन अगर इस मैच को ढंग से ऑब्जर्व करे तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था और ऐसा भी कुछ नहीं था जिसे हम कंट्रोवर्शियल कह सके। लेकिन ये शांति बाद में आने वाले तूफान से पहले की थी, जो कि दूसरे टेस्ट में आया। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सेंट जॉर्ज पार्क के पोर्ट एलिजाबेथ ग्राउंड में खेला जा रहा था एंड यहीं से शुरू होती है इस बॉल टैम्परिंग स्कैंडल की असली कहानी। और इसी टेस्ट मैच में हमें हमारे स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर भी मिलने वाला था, जो थे उस मैच के रेफरी माइक डेनिस। फॉर दोज हु डोंट नो, क्रिकेट में 2 ऑन फील्ड और थर्ड अंपायर के अलावा एक मैच रेफरी भी होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि मैच एक रेप्यूटेबल और फेयर तरीके से खेला जाए, यानी कि इन शॉर्ट पूरे आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना। रेफरी भले इस मैच के डायरेक्ट डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मैच फीस के फाइन से लेकर आने वाले मैचेस में बैन हो जाना, ये सब मैच रेफरी ही देखता है। अब इस मैच में जिम्मेदारी संभाली थी माइक डेनिस ने, जो खुद एक इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। लेकिन ये मैच उनकी ऑफिशिएटिंग करियर का एक सबसे कंट्रोवर्शियल मैच बनने वाला था। इस मैच की स्टार्टिंग होती है जब मैच के दौरान 2 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो माइक डेनिस का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। पहला इंसिडेंट तब आता है जब हरभजन सिंह की बॉलिंग पे सारे इंडियन प्लेयर्स ओवर एक्साइटमेंट में अपील करते हैं, जो कि माइक डेनिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ कंट्रोल था। अब ऐसा हम आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में फ्रीक्वेंटली देखते हैं और इस पे उतना इश्यू भी नहीं बनता, मगर उस दिन बात कुछ और ही थी। पहला इंसिडेंट तो फैंस और मीडिया द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, मगर जो दूसरा इंसिडेंट हुआ उसने पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में हेडलाइन छाप के रख दी। दूसरे टेस्ट मैच के दौरान माइक डेनिस सचिन तेंदुलकर पर बॉल के साथ छेड़खानी करने के और डेलिबरेटली बॉल टैम्परिंग करने के एलिगेशंस लगाते हैं। यस, सचिन तेंदुलकर, जो कि उस टाइम तक अपने 12 साल के इंटरनेशनल करियर में हर इंडियन के क्रिकेट देखने का मेन रीजन बन चुके थे। उन पे उस दिन एक घिनौने काम का एलिगेशन लगाया जाता है। उनका रिकॉर्ड तो हमेशा से क्लीन था ही, मगर ये सोचना भी मुश्किल था कि वो किसी अनफेयर प्ले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जब टीवी रिप्लेस को देखा गया जहाँ सचिन तेंदुलकर बॉल को अपनी उंगलियों से सीम पर रब करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था उस टेस्ट मैच के तीसरे दिन पर, जब सचिन तेंदुलकर बॉल की सीम पे इंटरफेयर करते हुए एक बार नहीं बल्कि 2 बार नोटिस होते हैं। यहीं से माइक डेनिस ने इस इंसिडेंट को नोटिस किया और असली फुटेज मंगवाई। जो उन्होंने उसमें देखा उसने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि कुछ अनयूजुअल तो पक्का हुआ है। वहीं से माइक डेनिस को ये कंफर्म हो गया था कि सचिन तेंदुलकर ने बॉल टेम्परिंग करी है। उनके मुताबिक तेंदुलकर ने बॉल को क्लीन किया था बिना अंपायर्स को इन्फॉर्म किए, जो कि आईसीसी के लॉ 42.3B को ब्रेक करता है। इस सब के बाद जो हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तेंदुलकर पर लगाए गए ये एलिगेशन से पूरा इंडियन मीडिया तो फ्रस्ट्रेट हो ही चुका था। It's a totally biased decision and one-sided. Mike Dennis is not going to answer any questions. What is he doing here? Not Sachin Tendulkar. Never, ever, ever. And some great conspiracy is playing. मगर जब माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर को नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए बैन और अगले 1 साल का क्रिकेट का सस्पेंशन सुनाया, तो अब यही फ्रस्ट्रेशन हेट में कन्वर्ट होने वाला था। इट वॉज अ प्योर शॉक। इस एक्यूजेशन ने सिर्फ क्रिकेट फ्रेटर्निटी में नहीं बल्कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशन पे भी टेंशन क्रिएट कर दी थी। एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस माइक डेनिस द्वारा लिए जा रहे थे जो कि कंट्रोवर्सी को और हीट अप करने का काम कर रहे थे। कंट्रोवर्सी यहाँ पर नहीं रुकी। वीरेंद्र सहवाग, जो कि अगले टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने जैक कैलिस के कैच का रॉन्ग क्लेम किया था एंड अंपायर को क्रूड लैंग्वेज के थ्रू इंटिमिडेट करने का ट्राई किया था। शिव सुंदर दास, दीपदास गुप्ता और हरभजन सिंह को एक्सेसिव अपीलिंग की वजह से नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए सस्पेंशन दे दिया गया था। हद तो तब हो गई जब माइक डेनिस ने इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली को भी नहीं छोड़ा और उन पे 75% मैच फीस भी फाइन कर दी क्योंकि उन्होंने टीम को कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ था। कंट्रोल
यस, माइक डेनिस ने उस दिन इतने घटिया और बेसलेस डिसीजन सुनाए थे जो अगर उस टाइम की प्राइम ऑस्ट्रेलिया पे लगाए होते तो टीम के आधे से ज्यादा प्लेयर्स बिना बात का सस्पेंशन काट रहे होते, या फिर शायद पूरी टीम ही। एक ही टेस्ट मैच में 5 इंडियन प्लेयर्स का बैन हो जाना, सचिन तेंदुलकर पे बॉल टैंपरिंग के एलिगेशंस लगना और कैप्टन सौरव गांगुली पे 75% मैच फीस लगना, वो भी एक इलॉजिकल रीजन के चलते। कोई आम बात बिल्कुल नहीं थी। अब ये चिंगारी फेंकी है तो आग लगनी ही थी, और इस आग को बढ़ाने का काम और किसी ने नहीं बल्कि खुद माइक डेनिस ने किया, जब वो खुद की बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने में नाकामयाब रहे। Regulation for me as a match referee that I cannot talk about decisions that I make. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद के लिए डिसीजन को ही साबित नहीं कर पाए, तो क्रिटिसिज्म तो मिलना ही था। डेनिस को चार्जेस एक्सप्लेन करने से ज्यादा और कुछ कहने की परमिशन नहीं थी, और असलियत में तो वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी नहीं चाह रहे थे, बट आईसीसी के फोर्स करने पर उन्होंने डिसीजन लिया, वरना ये सब स्कैंडल कितना और बढ़ जाता इसका किसी को भी नहीं पता था। एंड हियर वी शुड अप्रिशिएट आवर इंडियन प्लेयर्स, जिन्होंने 5वें दिन इतना सब होने के बाद भी अपना काम एंड कंपोज नेचर फील्ड पे दिखाया एंड बहुत यूजुअल और नॉर्मल तरीके से खेला। जबकि हम सबको पता है कि सब होने के बाद वो अंदर से भड़के जरूर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एग्रेशन को फील्ड पर हावी नहीं होने दिया। आगे जाके इंडियन जर्नलिस्ट ने डेनिस को शॉन पॉलॉक पर फाइन ना लगाने के लिए भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने भी मैच में सेम टाइप से एक्सेसिव अपीलिंग करी थी, लेकिन उन पे ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगाए थे। इस इंसिडेंट ने बीसीसीआई को इतना गुस्सा दिला दिया था कि अभी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्कैंडल से बढ़कर एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस बनता हुआ दिख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक्शन को एक्सप्लेन ना कर पाने की वजह से और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने एक शार्प कमेंट पास किया, अगर माइक डेनिस सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो वो यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें पता है कि वो कैसा दिखता है। इफ माइक डेनिस कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस, व्हाई इज ही हियर? वी नो व्हाट ही लुक्स लाइक। इस स्कैंडल के दौरान आईसीसी ऑन वन हैंड माइक डेनिस के फैसले का पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन आईसीसी को भी सबकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। जब इंडियन प्रेस ने माइक डेनिस और आईसीसी पे एक तरह से हमला बोल दिया, और उनका कहना यह था कि ये डिसीजन पूरी तरह से बाइस थे। उस टाइम के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया ने तो यहाँ तक मांग कर दी थी कि डेनिस को तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच से हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो आईसीसी की तरफ से रेफरी नॉमिनेट किए गए थे उस मैच में। निरंजन शाह, जो की बीसीसीआई के ऑनरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि उन्हें डेनिस की इनकंसिस्टेंसी से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है और इंडिया को उन पे अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं बचा है। उन्होंने आगे ये तक कह दिया था कि उन्हें लगता है कि ये सारे डिसीजन सिर्फ इंडियन टीम के अगेंस्ट थे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन भी सेम मैच में एक्सेसिव अपीलिंग कर रहे थे। ऑफ कोर्स इतना सब हो जाने के बाद और डिसीजन को सही से जस्टिफाई ना करने के बाद इंडियन टीम को उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होने वाला था। ये मैटर सिर्फ इंडिया और आईसीसी के बीच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कई सारे क्रिकेट बोर्ड्स और अथॉरिटीज भी अपनी अपनी तरफ से इस सब पे स्टैंड लेना शुरू कर देती है। इस सब के बीच इंडियन बोर्ड ने अपना स्टैंड और स्ट्रॉन्ग कर दिया, जब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर माइक डेनिस को तीसरे टेस्ट से रिप्लेस नहीं किया गया तो वो मैच खेलने से मना कर देंगे। यानी कि बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका को डायरेक्ट टूर से पुल ऑफ करने की धमकी दे दी थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि आईसीसी भी बैक ऑफ नहीं कर रहा था। अगर आईसीसी डेनिस को सपोर्ट करना बंद कर देती तो ऐसा लगता कि वो इंडियन बोर्ड के सामने झुक गई है, और आईसीसी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट इस सब टेंशन के बीच एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आना बाकी था। वो ट्विस्ट तब आता है जब साउथ अफ्रीका खुद इंडियन टीम को सपोर्ट करने का डिसाइड करती है, एंड वो भी सेम यही मांग करते हैं कि माइक डेनिस को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि भले ही सही कोई भी हो, लेकिन क्रिकेट से बेईमानी नहीं हो सकती। ये सिचुएशन ऐसे मोड पर आ गई थी जहां क्रिकेट का खेल अपने असल ऑब्जेक्टिव से हटकर एक डिप्लोमैटिक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां कोई भी साइड हारना मंजूर नहीं कर रही थी। थर्ड टेस्ट से एक रात पहले दोनों बोर्ड जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बैकिंग करी हुई थी, उन्होंने आईसीसी को स्नब कर दिया और माइक डेनिस को रेफरी के रोल से हटा दिया। यस, जो आप सुन रहे हो वो सच में हुआ था, ये कोई जोक नहीं है। आईसीसी, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट की सोल गवर्निंग बॉडी है, उसके डिसीजन के बिना ही उसे ही हटा दिया गया था, क्योंकि माइक डेनिस ने हटने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें सैक किया जाता है और उनकी जगह फॉर्मर साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर डेनिस लिंडसे को अपॉइंट किया जाता है। यह आखिरी टेस्ट मैच दोनों टीम्स ने यूजुअल तरीके से खेला, लेकिन आईसीसी ने इस मैच को अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया था और इसे सिर्फ एक फ्रेंडली मैच की तरह देखा गया, क्योंकि खुद आईसीसी माइक डेनिस का सपोर्ट कर रही थी। यह मैच आज तक सारे रिकॉर्ड्स में एक अनऑफिशियल मैच ही मार्क किया गया है और ऑफिशियल सीरीज को कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी वो 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज थी वो ऑन रिकॉर्ड्स बस 2 टेस्ट मैच की सीरीज से ही जानी जाती है। इस स्कैंडल का इंपैक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। आईसीसी ने सहवाग पर लगाए गए बैन को अपहोल्ड किया, लेकिन तेंदुलकर और गांगुली पर जो बैन्स और एलिगेशंस थे उन्हें ओवरटर्न कर दिया। यानी कि जो बॉल टैंपरिंग के एलिगेशंस लगाए गए थे वो एट द एंड प्रूफ नहीं हो पाए और तेंदुलकर के सारे बैन्स हट गए।
एक क्रिकेट फैन के तौर पर सचिन तेंदुलकर तो ऑलरेडी इनोसेंट थे, मगर इस क्रिकेट ड्रामा ने कई चीजें खोल के रख दी थी। माइक डेनिस के करियर की बात करें तो उन्होंने उस स्कैंडल के बाद सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआई मैचेस में ही रेफरी की ड्यूटी निभाई एंड उसके बाद उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से मैच रेफरी के रोल से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया कि उनका रिटायरमेंट बॉल टैंपरिंग इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं था, बल्कि स्ट्रिक्टली हेल्थ कंसर्न्स की वजह से था। भले ही वो तीसरा टेस्ट मैच अनऑफिशियल टेस्ट मैच डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन इन रियलिटी हम उस मैच को सीरीज का इकलौता फेयर मैच डिक्लेयर कर सकते हैं। इतने बड़े स्कैंडल या फिर क्रिकेट ड्रामा का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। प्लेयर से लेकर बोर्ड्स तक, गवर्नमेंट से लेकर आईसीसी तक सब इन्वॉल्व हो चुके थे और न जाने कितने ही प्लेयर्स का करियर बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने उस दिन बचाया। इसकी शायद कभी गिनती भी नहीं हो पाएगी। कई सारे प्लेयर्स की इज्जत तो बची, मगर साउथ अफ्रीका ने उन बायस डिसीजन के अगेंस्ट रहकर क्रिकेट को बचा लिया था, वरना शायद आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ना होते अगर वो बैन्स वैलिड हो जाते तो। और सचिन तेंदुलकर को भी एक बॉल टैंपरिंग वाला प्लेयर माना जाता, लेकिन अच्छा है एंड में एक अनयूजुअल तरीके से सबको जस्टिस मिल गया। जब भी इंडिया किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में हारती है तब सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आईपीएल और प्लेयर्स को किया जाता है। ट्रोलिंग से लेकर गालियों तक सब कुछ प्लेयर्स और मैनेजमेंट को झेलना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा भी वक्त आया था जब टीम के कोच को ही काफी हेट दी गई थी। एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया के हेड कोच होते हुए भी खुद ही टीम के हाथों से वर्ल्ड कप छीन लिया, और वो महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि ग्रेग चैपल था, जिसको भला कौन ही भूल सकता है, जिसने अपने 2 साल के टेन्योर में विक्ट्री से ज्यादा गालियां खाई और सेलिब्रेशन से ज्यादा कंट्रोवर्सीज एक्सपीरियंस करी है। तो आज इसी इंसान के बारे में बात होगी जिसने इंडिया को इतना बेकार कोच किया कि इंडिया बेस्ट टीम होने के बावजूद एक पूरा वर्ल्ड कप इनकी वजह से गवा बैठी। अब ग्रेग चैपल की एंट्री से पहले हमें ये देखना होगा कि उस टाइम की इंडियन टीम को, जो कि अपनी प्राइम फॉर्म में थी, उसे ऐसे कोच की जरूरत आखिर कैसे आन पड़ी। ग्रेग चैपल से पहले इंडियन टीम के कोच थे जॉन राइट। ये नाम आप सभी ने इंडियन टीम के पुराने लेजेंड्स के मुंह से सुना ही होगा। इनका टेन्योर इतना अच्छा था कि जितना ग्रेग चैपल ने हराया था इंडियन क्रिकेट टीम को, उतना जॉन राइट ने टीम को जितवाया था। साल 2000 में कोच बने जॉन राइट ने मैच फिक्सिंग के बाद कैप्टन सौरव गांगुली के साथ मिलकर पूरी टीम को संभाला था, जिसमें इंडियन टीम ने काफी एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था, फिर चाहे वो 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक जाना हो, As it ended up with them being in the final of the World Cup. या फिर 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाना। टीम का कोऑर्डिनेशन काफी बेहतर हो चुका था और जॉन राइट टीम को अच्छा खासा मैनेज कर रहे थे। केवल आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया अलग लेवल पे जा चुका था। 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-1 की लेजेंडरी जीत हासिल करी और ऑस्ट्रेलिया की 16 मैचेस की स्ट्रीक तोड़ दी थी। या फिर 2004 की पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, जहां इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हरा दिया था। इतने हिस्टोरिक अचीवमेंट के साथ वो कुछ साल इंडियन क्रिकेट के लिए गोल्डन पीरियड की तरह जा रहे थे, जहां एक तरफ सौरव गांगुली एज ज्यादा सेटअप हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोच और प्लेयर्स के बीच एक फाइन ट्यूनिंग से बैठ गई थी। और शायद यही वजह थी कि अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर के बाद भी सौरव गांगुली आज भी जॉन राइट को अपना फेवरेट कोच कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, चीजें बिगड़ते हुए टाइम ही कितना लगता है। जितना अच्छा फेस टीम इंडिया का जॉन राइट के अंदर जा रहा था, उतना ही बुरा कुछ ही सालों में ग्रेग चैपल के अंदर जाने वाला था। देन आता है साल 2005 और इतनी सक्सेस एंड रिजल्ट अचीव करने के बावजूद जॉन राइट टीम इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं। इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल था। एक तो जॉन राइट का टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और दूसरा कि ये डिसीजन कोच एंड प्लेयर्स से म्यूचुअली डिसाइड करके लिया गया था। एज इवन जॉन राइट को भी इंडियन टीम की कोचिंग छोड़कर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज पे वर्क करना था। तो बस फिर होना क्या था, जॉन राइट के जाते ही झट से टीम इंडिया ने नया कोच ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और इसी सब के बाद हमारी इस वीडियो के मेन कैरेक्टर यानी स्टोरी के विलन की एंट्री होती है, यानी कि ग्रेग चैपल की। मई 2005 में अगले 2 साल के लिए ग्रेग चैपल को टीम इंडिया के हेड कोच के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। यानी 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप तक अब ग्रेग चैपल ही टीम इंडिया को कोच करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें एनुअल अमाउंट $175,000 का पे मिलने वाला था, जो कि 2007 के हिसाब से ऑलमोस्ट 72 करोड़ थे। ग्रेग चैपल नो डाउट एक विजनरी कोच थे, लेकिन उनके तरीके इंडियन टीम के किसी भी प्लेयर को समझ नहीं आ रहे थे। कोच बनने के साथ ही उन्होंने टीम में कई सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए। ट्रेनिंग फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करने से लेकर टीम की अप्रोच को भी चेंज कर दिया। एंड इन शॉर्ट चैपल ने सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पाया। एंड इवन चैपल ने इंडियन टीम की बैटिंग को और भी ज्यादा अग्रेसिव करने का ट्राई किया, जिसकी वजह से हमें बेकार तो नहीं मगर अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को नहीं मिल पाए। ग्रेग चैपल के टाइम पर हमने सुरेश रैना और MS धोनी का राइज भी देखा टीम में, लेकिन उस चीज से ओवरऑल टीम को मदद नहीं मिल पाई।
क्योंकि टीम में प्लेयर्स के बीच में आपस में ही मतभेद होना शुरू हो गया था। ऑल थैंक्स टू आवर वेरी ओन ग्रेग चैपल, ये सब उनकी ही देन थी। इतना तो खुद ग्रेग चैपल को भी नहीं पता होगा कि उसने अपने पूरे टेन्योर में सीनियर प्लेयर्स के साथ कितनी ही बार बहस करी होगी और कितनी बार कंट्रोवर्सीज में फंसा होगा। और इन्हीं चीजों की वजह से आज भी ग्रेग चैपल को उस टाइम के कई सारे सीनियर प्लेयर्स क्रिटिसाइज करते हैं। इस सब की वजह से टीम में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए और टीम दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक जो कोच की साइड थे और दूसरे जो प्लेयर्स की साइड। हमें ग्रेग चैपल और बाकी सीनियर प्लेयर के कन्फ्लिक्ट्स की खबरें आए दिन सुनने को जरूर मिलती थी, जिसकी वजह से टीम की यूनिटी की धज्जियां उड़ चुकी थी। ग्रेग चैपल टीम में आते ही कोच कम क्रिटिक्स ज्यादा लग रहे थे, फिर चाहे वो गांगुली के फॉर्म को लेकर हो या फिर सहवाग की बैटिंग की टेक्निक को लेकर। ऐसा लग रहा था कि जो प्लेयर्स टीम को मैच जितवा रहे हैं उनको उन्हीं में सारी गलतियां दिख रही हो, जिसका कोई भी सेंस नहीं था। लेकिन इन्हीं सब में ग्रेग चैपल के रिलेशंस जिस प्लेयर से सबसे ज्यादा बेकार हुए थे वो खुद कैप्टन सौरव गांगुली थे। उस टाइम टीम इंडिया के कैप्टन सौरव गांगुली की ग्रेग चैपल से मानो बिल्कुल बनती ही नहीं थी। जहाँ एक तरफ सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए थे, वहाँ पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी तो होना तय था, जिसने उस इंडियन टीम का करियर खत्म करके रख दिया। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जिम्बाब्वे टूर चल रहा है, जिसमें इंडिया ऑलरेडी 2-1 से आगे हो चुकी है एंड हमारी यंगस्टर्स क्या ही खेल रहे हैं भाई। और आप सब भी अपनी प्रेडिक्शन के साथ बहुत ही क्रेजी विनिंग कर सकते हो। आपको जस्ट स्टेक पर जाके प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच कौन होगा और आप इजीली विन कर सकते हो अमेजिंग प्रॉफिट। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाओ जाके रजिस्टर करो, प्ले करो और विन करो। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है सितंबर 2005 में, जब टीम इंडिया जिम्बाब्वे का टूर कर रही थी और ये टूर चैपल का टीम इंडिया के कोच के बतौर पहला ओवरसीज टूर था। तब तक चैपल और सौरव गांगुली के रिलेशंस को ठीक नहीं लग रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट तब भी चालू था। बट इन सब के बावजूद हमें सौरव गांगुली से पहले टेस्ट में एक शानदार कैप्टन नॉक देखने को मिलती है, जहाँ गांगुली ने 101 रन बनाए थे एंड इवेंचुअली टीम इंडिया वो मैच भी जीत गई थी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो हमारे कोच साहब ने करा वो किसी अजूबे से कम ही नहीं था। एक नया कोच, ऊपर से ऑसी माइंडसेट एंड इस सब के बाद जब खुद कैप्टन से बहस हो जाए तो एंड इसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। उस मैच की विन के बाद ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली को कैप्टनसी छोड़ने का सजेशन दे दिया। फैंस को छोड़ो, खुद दादा काफी शॉक में जा चुके थे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तो बस इसके बाद होना क्या था, जो गर्मा गर्मी की आग इन दोनों के बीच में पहले से चल रही थी, उसमें चैपल के सजेशन ने घी डालने का काम करा और बात काफी आगे तक पहुंच चुकी थी। इतनी की ग्रेग चैपल जहां पहले एक सजेशन दे रहे थे, वहीं सब के बाद उनके द्वारा बीसीसीआई को एक लेटर दिया जाता है। उस लेटर में वो गांगुली की लीडरशिप स्किल्स के साथ साथ उनकी फिटनेस पे भी सवाल उठाते हैं एंड चैपल बीइंग चैपल, उन्होंने बिना सोचे समझे बीसीसीआई को मेल भेज दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि इस पॉइंट तक किसी को भी इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था एंड इस चीज को एक इंटरनल मैटर की तरह ही देखा जा रहा था। एंड उस टाइम पर सच बताऊं तो वो टीम इंडिया का कम और चैपल और गांगुली के जंग का मैदान ज्यादा लग रहा था। कोई भी इंडियन फैन इस गर्मा गर्मी से खुश नहीं था, जहाँ एक तरफ गांगुली थे, दूसरी तरफ ग्रेग चैपल एंड तीसरी तरफ बीसीसीआई थी। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज होनी नहीं चाहिए थी वो हो जाती है। एक तरफ हमारे पूरे देश का क्राउड, जहाँ पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, पता नहीं कैसे बीसीसीआई को लिखा हुआ वो मेल लीक हो जाता है। जहां ये सब पहले एक जंग का मैदान बना हुआ था, वहां अब यही मैदान एक खून खराबे का इलाका बनने वाला था। पूरा देश नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब इस चीज को क्रिटिसाइज करने लगे, खास करके वेस्ट बंगाल में, जहां पर गांगुली को प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाता है एज वो उनका होम स्टेट है। वहाँ प्रोटेस्ट से लेकर न्यूज मीडिया में ग्रेग चैपल के खिलाफ गुस्सा निकालने तक सब कुछ हो चुका था। कहीं और का तो पता नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल में ग्रेग चैपल का तो पैर रखना भी सेफ नहीं था। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ठीक 2 महीने बाद, वो भी ईडन गार्डन्स के ग्राउंड पर। डेट थी 25 नवंबर 2005। इस पॉइंट तक उस ईमेल को लीक हुए 2 महीने हो चुके हैं और इस दिन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच है और जिस ग्राउंड पे ये मैच है उसका नाम है ईडन गार्डन्स, उसी स्टेट में जहाँ पर ग्रेग चैपल के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट दिखाई गई थी। एंड उस मैच का वर्स्ट पार्ट वाज कि सौरव गांगुली उस मैच को खेल ही नहीं रहे थे एंड राहुल द्रविड़ के हाथ में कैप्टनसी थमा दी गई थी। तो अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि जब टीम इंडिया उस ओडीआई को ईडन गार्डन्स में खेलने उतरी होगी तो क्राउड ने क्या हाल किया होगा। इस सब को मिक्स कर दिया जाए तो उस दिन टीम इंडिया को अपने ही फैन से गालियां मिलने वाली थी। उस दिन टीम इंडिया को ईडन गार्डन्स के क्राउड ने इतना बो किया, जो कि उनकी फ्रस्ट्रेशंस एंड दादा से जुड़े इमोशन को समझने के लिए काफी था। और इतना सब कुछ होके भी हमारे कोच साहब यहाँ नहीं रुके। शांत रहने के बजाय उन्होंने पूरे क्राउड के सामने कंट्रोवर्शियल जेस्चर्स कर दिए। जो बंदा पहले कोलकाता के लोगों से गालियां खा रहा था, इस जेस्चर की वजह से वो अब पूरे देश का दुश्मन
दुश्मन बन चुका था। इमेजिन करने में भी डर लगता है कि जिस टीम में खुद कोच और कैप्टन की लड़ाई हो जाए और बात इतनी आगे तक बढ़ जाए तो टीम की परफॉर्मेंस का क्या ही हाल होगा। इस सब का कंक्लूजन ये रहा कि गांगुली को 1 साल तक टीम से बाहर रखा गया, जिस कैप्टन ने कुछ सालों पहले एक नई टीम बना के उसमें जान डाल दी थी। अब वही जान अगले 1 साल तक हमें देखने को नहीं मिली और इसका रिजल्ट पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से हार, 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट, और वो भी जब वो टूर्नामेंट इंडिया में ही हो रहा था, एंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में 4-0 से व्हाइट वॉश। इतना सब बुरा चल ही रहा होता है कि इतने में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गांगुली फाइनली एक कमबैक करते हैं। उन्होंने लगातार 1 साल तक अपनी फिटनेस पे काम किया एंड फैन बेस के लगातार ट्रोल करने की वजह से टीम मैनेजमेंट ने गांगुली को एक और चांस देने का डिसाइड किया। एंड हमने दादा के इस कमबैक को ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है, जिस वीडियो में हमने सौरव गांगुली की पूरी जर्नी को दिखाया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि टीम केवल हार ही रही थी। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज एंड कुछ ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 6-1 से ओडीआई सीरीज में जीत भी शामिल है। मगर टीम में गांगुली नहीं थे और टीम में वो बात नहीं बची थी, वो एक यूनिटी नहीं बची थी जो हमें टीम इंडिया से कुछ साल पहले तक देखने को मिल रही थी। इसी सब का रीजन था कि हम मेजर टूर्नामेंट्स में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। फाइनली गांगुली अब टीम इंडिया में वापसी कर चुके थे एंड 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी आने वाला था। तो उस वर्ल्ड कप से बेटर अपॉर्चुनिटी टीम इंडिया के पास कुछ और नहीं थी, जहां इंडिया की फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड तैयार लग रही थी और सभी फैंस ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि चलो गांगुली के पास कैप्टनसी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप का स्क्वाड टीम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड में से माना जाता है। उनका स्क्वाड अब की बार 2003 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जहां एक तरफ 2003 के वर्ल्ड कप में वो फाइनल्स तक गए थे, वहीं दूसरी तरफ इस बार डायरेक्ट ट्रॉफी की कामना हो रही थी। बट इस सब के बावजूद टीम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और वो खुद टीम का कोच ग्रेग चैपल था, जिस बंदे को टीम का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होना चाहिए था। वही अब कुछ ही महीनों में टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होने वाला था। वर्ल्ड कप शुरू होता है और उसके बाद हम सबको पता ही है कि कैसे बीच चौराहे में इंडिया की बेहद बेइज्जती होती है, जिसको आज के टाइम में कोई याद भी नहीं करना चाहता। पहले इंडियन टीम बांग्लादेश जैसी नॉट टू स्ट्रॉन्ग टीम से एक तरफा हार जाती है और फिर बरमूदा को हराने के बाद श्रीलंका से हार कर वर्ल्ड कप के सपने खो देती है एंड इंडिया उस वर्ल्ड कप में पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है। इस सब की फैंस ने तो छोड़ो, इवन प्लेयर्स ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हाल उनके साथ होगा उस वर्ल्ड कप में। बट आखिर ऐसा हुआ कैसे और आखिर ग्रेग चैपल का इसमें कितना बड़ा रोल था, चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं। पहला रीजन तो यही था कि ग्रेग चैपल की सीनियर प्लेयर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था तब से उन्होंने सभी प्लेयर्स में खामियां निकालनी शुरू कर दी थी, जो कि एक्चुअली गलत बात नहीं है। एज कोच का काम ही होता है कि वो गाइड करे, लेकिन वो इस तरह से डेस्परेट हो गए थे कि वो प्लेयर्स का नेचुरल गेम ही बदलने में लगे हुए थे। ये तो वही बात हो गई कि सहवाग को ये कह दिया जाए कि जाओ जाके पहली बॉल से डिफेंस करना शुरू कर दो, और राहुल द्रविड़ को कह दो कि पहली बॉल से अटैक करना शुरू कर दो। एंड ये प्लेयर्स के नेचुरल गेम को बदलने वाली बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। इवन जो प्लेयर इस सब का अपोज करता था उसके साथ क्या होता था ये हमने ऑलरेडी गांगुली वाले केस में विटनेस कर लिया है। नाउ सेकंड रीजन वाज कि उन्होंने ठीक वर्ल्ड कप से पहले पूरा बैटिंग ही चेंज करके रख दिया। ये सुनने में काफी शॉकिंग लगता है, लेकिन यही वो रीजन था जिसकी वजह से इतनी इनविंसिबल बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद इंडियन टीम बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई। सचिन तेंदुलकर जो कि ओडीआई में बने ही ओपनिंग करने के लिए हैं, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा ओडीआई रन्स केवल ओपनिंग से ही बना दिए हो, और जो प्लेयर लगातार अपना 5वां वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हो, उस प्लेयर को नंबर 4 पे डाल दिया जाता है विदाउट एनी रीजन। सचिन ने इस बात को अपोज किया और उन्होंने बार बार कहा कि उन्हें इतना नीचे बैटिंग मत करवाओ, वो उनका नेचुरल गेम नहीं है। लेकिन हमारे कोच ने भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर तक की नहीं सुनी। नाउ थर्ड रीजन, अब बात जब ओपनिंग की चली रही है तो हमें ऑलरेडी पता है कि इवन गांगुली, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग के आने के बाद कई सालों तक ओपनिंग नहीं करी ओडीआई में, उनसे 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जबरदस्ती ओपनिंग करवाई गई थी। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडियन टीम ने अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री की मोस्ट एम्बैरेसिंग हार विटनेस करी थी, जो कि आज भी इंडियन फैंस को पेन देती है। श्रीलंका से हारने के बाद ग्रेग चैपल एंड पूरी टीम की काफी आलोचना करी गई पूरी इंडिया में। हाल इतना बुरा हो चुका था कि ग्रेग चैपल को तो गालियां पड़ी रही थी, लेकिन जो हमारे स्टार इंडियन प्लेयर्स थे उनके तक पुतलों में आग लगाई जा रही थी। एंड इवन कई प्लेयर्स के तो घर में अटैक किया जा रहा था। अब जब कोच ही प्लेयर्स की ना सुने तो पूरा देश कैसे सुनता? जो प्लेयर्स उस वर्ल्ड कप में अपनी लेगेसी सेटअप कर सकते थे, बस एक आदमी की वजह से उन सभी प्लेयर्स को वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ा, और उसके बाद वो प्लेयर्स कभी वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाए, जैसे कि राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली।
जो कि एक्चुअल में वर्ल्ड कप डिजर्व करते थे। और इसी सब के बीच ग्रेग चैपेल आते हैं और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सबको ऑलरेडी पता है कि यही बंदा गलत है, वहां ग्रेग चैपेल सिस्टम की गलती निकालने में लग जाते हैं। उनका कहना था कि इस कलेक्टिव फेलियर की वजह एक्चुअली में टीम के बीच में ही लाई करती है एंड हमें एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। यानी इन शॉर्ट पूरी हार का जिम्मा इस आदमी ने प्लेयर्स के ऊपर ही डाल दिया और अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करा, वो भी काफी बेसलेस वे में। जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा सवाल उठने लग गए तब वो इंसान गुस्से में आकर कहता है, आई एम आंसरेबल ओनली टू द क्रिकेट बोर्ड, आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाय यू पीपल, आई एम एम्प्लॉयड बाय द बीसीसीआई। और बस उसके बाद एज यूजुअल टीम की हिस्ट्री से लेकर टीम के करंट कंपोजिशन तक सब में गलतियां निकालने लगता है ये आदमी। एंड इस पॉइंट तक ग्रेग चैपेल पूरे देश का विलन बन चुका था। 2007 का वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है और इस लॉस से टीम इंडिया काफी बुरी तरह से सफर कर रही होती है। लेकिन सभी फैंस के लिए अच्छी बात ये थी कि ग्रेग चैपेल का 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट फाइनली खत्म होने वाला था। 4 अप्रैल 2007 यानी इंडिया के ग्रुप स्टेज एग्जिट के ठीक 2 हफ्ते बाद ये खबर आती है कि ग्रेग चैपेल अपना कॉन्ट्रैक्ट फैमिली एंड पर्सनल रीजंस की वजह से एक्सटेंड नहीं करेंगे। एंड मानो या ना मानो ये टीम के लिए काफी अच्छी खबर थी। ग्रेग चैपेल में टीम इंडिया ने 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले एंड दोनों में ही टीम को ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट करने को मिला। और इसी के साथ साथ मीडिया में उनके और सीनियर प्लेयर के बीच जो भिड़ंत हुई थी वो काफी अलग वे में हाईलाइट हो चुकी थी। ग्रेग चैपेल एक लेटर भी देते हैं जिसमें वो प्लेयर्स के साथ साथ अपनी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करते हैं। अब ग्रेग चैपेल कितने अच्छे कोच थे या फिर कितने बुरे कोच, ये मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन ये बात पक्की है कि ग्रेग चैपेल ने जितना नेगेटिव इम्पैक्ट टीम इंडिया पर डाला उतना शायद ही किसी और चीज ने डाला हो। उनके कोच हटने के बाद टीम इंडिया ने न केवल 1-0 से इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती बल्कि उसके बाद हुए इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप को भी जीत लिया। साल 2000 जब इंडिया में मैच फिक्सिंग स्कैंडल सबसे पहली बार सबके आगे आता है, जिसमें इंडिया के तब के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और साथ में अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर बैन तक हो गए थे। 96 को खत्म हो गया जब मैं क्रिकेट को छोड़ के आया हूँ। और वो समय इंडियन क्रिकेट के लिए काफी बुरा था। हर जगह से बस हेट ही मिल रही थी और लोगों का क्रिकेटर्स के ऊपर से विश्वास उठने लग रहा था और यही लग रहा था कि इसके बाद हमारी गवर्नमेंट या फिर खुद बीसीसीआई ऐसी चीजें आगे नहीं होने देगी और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगी। लेकिन चीजें सोचने से ज्यादा करने में फायदा होता है एंड वही चीज यहाँ पर नहीं हुई और एक बार फिर से 2013 में एक और मैच फिक्सिंग स्कैंडल पकड़ा जाता है और इस बार ये चीज हुई थी आईपीएल में। डेट थी 16 मई 2013। एक बार फिर से आईपीएल का एक न्यू सीजन पीक पर था और इसी बीच एक खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने मुंबई में रेड करके काफी सारे बुकीज और साथ में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। और इन 3 प्लेयर्स में एक ऐसा बॉलर भी था जिसने इंडिया को 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि उस टाइम पर इंडिया का स्टार बॉलर तक था। ये न्यूज आते ही सभी फैंस एंड इवन पूरे देश ने क्रिकेट के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और सभी लोगों का क्रिकेट को देखने का पर्सपेक्टिव बदल चुका था। यह बात है उस दिन की जब पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सभी एलिमेंट्स इस खेल में शामिल हो गए थे। पूरे स्कैंडल की असली शुरुआत होती है साल 2012 से, यानी कि ठीक 1 साल पहले जब आईपीएल का 5th सीजन शुरू होने वाला था एंड उस टाइम पे क्रिकेट आईपीएल की वजह से पीक पर जा चुका था। आईपीएल बीसीसीआई एंड इंडियन क्रिकेट को पैसे के मामले में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, मगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उस टाइम पर क्रिकेट में बेटिंग और इलीगल गैम्बलिंग जैसी चीजें काफी आम हो चुकी थी। मानो हर बुकी आईपीएल मैचेस पे पैसा लगाने को तैयार बैठा था। ये बेटिंग इतनी बढ़ गई थी कि उस आईपीएल सीजन के खत्म होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बड़े सट्टेबाजों ने इतना पैसा कमाया था जो कि कई प्लेयर्स की एनुअल सैलरी से भी ज्यादा था और ये सट्टेबाजी खुलेआम चल रही थी और इसका एक सिंपल सा कारण था और वो थी खुद पुलिस। बड़े शहरों की पुलिस डिपार्टमेंट उस टाइम पे इन सट्टेबाजों और मैच फिक्सिंग से रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही थी और उनकी इस लापरवाही की वजह से किसी भी सट्टे लगाने वाले को डर भी नहीं लग रहा था। फिर आईपीएल 2012 खत्म होता है और बुकीज का नंबर काफी बढ़ जाने के कारण पुलिस को इस बार एक्शन में आना पड़ता है और वो बेटिंग एंड मैच फिक्सिंग से रिलेटेड अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इस बीच उसी साल एक न्यूज चैनल पे कुछ प्लेयर्स का स्टिंग ऑपरेशन होता है एंड सरप्राइजिंगली वो प्लेयर्स मैच फिक्सिंग को लेकर गिल्टी पाए भी जाते हैं। क्या क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, 1 ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख 1 नो बॉल के। हाँ। और जिस चीज का आइडिया पुलिस पहले ही लगा चुकी थी वही सब चीजें निकलती है, मगर वो प्लेयर्स 5 अलग अलग टीम से थे एंड सब अनकैप्ड रणजी प्लेयर्स थे। उस टाइम सोशल मीडिया के ना होने की वजह से ये बात उतनी बड़ी नहीं बनी और ना ही इसमें किसी बड़े प्लेयर का नाम शामिल था। बीसीसीआई ने इन 5 रणजी प्लेयर्स को बैन कर दिया, मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैच फिक्सिंग का क्रिकेट में इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साल 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद ये पहली बार था कि मैच फिक्सिंग रंगे हाथ पकड़ी गई।
इवन ऑन अ स्मॉल स्केल। मगर पुलिस को तब तक आइडिया लग चुका था कि अगर ये 5 अनकैप्ड प्लेयर्स इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो और कई बड़े प्लेयर्स भी मैच फिक्सिंग में शामिल हो गए, स्पेशली इन IPL, क्योंकि इसी समय पर बुकीज एंड बेटिंग पीक पर हो जाती है। जनवरी 2013 दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बुकीज के अगेंस्ट कर ही रही होती है, लेकिन उन्हें उन लोगों से कुछ खास क्लू या फिर किसी भी टाइप की लीड नहीं मिल पाती। इसी बीच उसी महीने CBI ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट यानी कि MCOCA के थ्रू 42 लोगों पर चार्जशीट फाइल करी। इन 42 लोगों में पाकिस्तानी लोगों से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम लाइक दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के भी नाम शामिल थे। अब इससे भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और इनसे 2 फोन नंबर सामने निकल कर आते हैं। एक पाकिस्तानी नंबर था और दूसरा नंबर दुबई का था। इन सब के बाद CBI इस केस को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर देती है और फरवरी के एंड तक आते आते इन नंबर्स की फोन टैपिंग शुरू हो जाती है। लगातार 2 महीने तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन नंबर्स को टैप करती रही और इसमें कई बड़े नाम सामने निकल कर आते हैं। उस 2 महीने की फोन टैपिंग में ये पता चलता है कि एक आदमी अश्विनी अग्रवाल, जिसे अंडरवर्ल्ड में टिंकू मंडी के नाम से भी जाना जाता था, उसकी बात हो रही थी किरण ढोले और सुनील भाटिया से, जो कि दोनों मैच फिक्सर्स थे। आगे ट्रेस करने से उनका लिंक जीजू जनार्दन से भी निकलता है, बट अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी था। जब जीजू जनार्दन की फोन टैपिंग करी गई तो उसका लिंक और किसी से नहीं बल्कि इंडिया के उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट पेस बॉलर श्रीसंत से निकलता है। और वहीं सुनील भाटिया और किरण ढोले का लिंक उस टाइम के राजस्थान रॉयल्स के बॉलर अजीत चंडीला से निकलता है। पहले तो स्पेशल सेल की टीम सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन क्रिकेट में कैसे आ गया, बट बाद में पूरी मिस्ट्री क्लियर हो जाती है। अब दिल्ली पुलिस के टारगेट लिस्ट में कुछ बुकीज पहले से ही थे और उसके बाद ऊपर से उन्हें ये पता चल जाना कि इस बार के IPL में अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग प्लेयर्स के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग करवाएंगे। इस सब के बाद तो डिसीजन काफी साफ था। उन फोन नंबर्स का लिंक जो कि दिल्ली पुलिस अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को पकड़ने में इस्तेमाल कर रही थी, उसके तार को मैच फिक्सिंग से जोड़ दिया जाता है। इस पूरे मैच फिक्सिंग वाले वेब का पता चलते ही पुलिस उस पूरे फोन रैकेट, जिसमें 4-5 बुकीज जीजू जनार्दन, सुनील भाटिया, किरण ढोले और जो क्रिकेटर सामने आए थे उनकी फोन टैपिंग शुरू कर देती है। और दिल्ली पुलिस इस मोमेंट पर श्योर हो चुकी थी कि इस बार उनके हाथ से मैच फिक्सिंग का केस कहीं भागने नहीं वाला। अप्रैल 2013 IPL का नया सीजन शुरू हो जाता है। उस पीरियड में भी दिल्ली पुलिस टैपिंग कर रही थी और अक्सर उन्हें फिक्सर्स एंड प्लेयर्स के बीच की कन्वर्सेशन सुनने को मिलती थी, जिसे वे रिकॉर्ड भी कर लेते थे। उसमें मैच को लेकर कई कीवर्ड्स भी रहते थे, लाइक रिस्टबैंड ठीक करो, सिग्नल कब दोगे, बीच में टॉवल लगा लेना या फिर ओवर में 7 रन दे देना। इसी टाइप की बातें दिल्ली पुलिस को सुनने को मिल रही थी, बट ये सारी चीजें कुछ खास सबूत नहीं बना रही थी, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं थी कि एक्चुअली में कौन सा पर्टिकुलर प्लेयर मैच में फिक्सिंग कर रहा है या फिर इस सब में कितने लोग शामिल है। बट फोन टैपिंग कंटिन्यू रहती है और नेक्स्ट मंथ यानी मई में इन सभी चीजों का चिट्टा पिट्टा खुल जाता है। इन सभी के बीच जो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही होती है एंड वहीं महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के DSG जो कि राकेश मारिया होते हैं, उनके पास एक कॉल जाती है। उस कॉल में बताया जाता है कि इंडिया में एक नंबर से बार-बार पाकिस्तान कॉल किया जा रहा है। ये बात सुनते ही राकेश मारिया उस कॉल को ट्रेस करते हैं और वो नंबर उस बार के IPL में अंपायरिंग कर रहे पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का निकलता है। लेकिन इससे कुछ खास हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि उस टाइम पर दोनों पुलिस दिल्ली एंड महाराष्ट्र अपनी अपनी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इसके बाद डेट आती है 5 मई 2013, जिस दिन राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स इंडिया का मैच था। दिल्ली पुलिस अजीत चंडीला और श्रीसंत के फोन की टैपिंग शुरू कर देती है, क्योंकि वो दोनों पहले से ही पुलिस की नजरों में आ चुके थे और वे दोनों राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे, तो काफी ज्यादा चांसेस थे कि इस मैच में फिक्सिंग होने वाली है। और ठीक वैसा ही होता है। मैच के ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 मई को फोन टैपिंग के दौरान पता चलता है कि अजीत चंडीला किसी अमित सिंह नाम के आदमी से बात कर रहे हैं, जो कि एक फिक्सर होता है। अमित सिंह उसे बताता है कि कल के मैच में उसे अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 14 रन से ज्यादा रन देने होंगे और अजीत चंडीला ये करने के लिए मान भी जाते हैं। और ठीक वैसा ही होता है जैसे दिल्ली पुलिस ने एक रात पहले फोन टैपिंग के दौरान सुना था। अजीत चंडीला अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 16 रन देते हैं, लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो बीच मैच में सिग्नल ना दे के ब्लंडर कर देते हैं। अब मैच फिक्सिंग में अक्सर जो प्लेयर्स को करने के लिए कहा जाता है, उससे पहले उन प्लेयर्स को सिग्नल देना होता है, लाइक अ कंफर्मेशन कि हाँ अब बुकीज अपने पैसे उस चीज पर लगा सकते हैं एंड वो उस चीज को करने वाले हैं। मगर अजीत चंडीला सिग्नल देना भूल जाते हैं और फिक्सर्स एंड बुकीज का लाखों का नुकसान हो जाता है। उसके बाद फिक्सर अजीत चंडीला से पैसे वापस मांगने को कहता है, बट क्या चंडीला पैसे वापस देते हैं नहीं, यह किसी को भी नहीं पता चलता। फिर आती है डेट 9 में, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच। अब दिल्ली पुलिस को अजीत के बारे में भी पता चल चुका था और उनके अगेंस्ट उनके पास
पास ठोस सबूत भी था, मगर अभी और बड़े खिलाड़ियों का फोन टैपिंग के थ्रू मिलना बाकी था। उस दिन एज यूजुअल पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही होती है एंड उस दिन वो दूसरे फिक्सर यानी जीजू जनार्दन को ट्रेस कर रही होती है। अब इस पॉइंट के बाद जो अगला बड़ा नाम आता है वो नन अदर देन एस श्रीसंत का होता है, क्योंकि जब 2 महीने पहले जीजू जनार्दन को ढूंढा गया था कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो उसमें उसका लिंक श्रीसंत के साथ निकला था, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। लेकिन इस बार वो श्रीसंत के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि श्रीसंत अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन देंगे एंड कंफर्मेशन के लिए वो टॉवल पहले अपने लोअर में लगाएंगे एंड फिर ओवर की शुरुआत करेंगे। और श्रीसंत को ये भी बता दिया जाता है कि जो बॉलिंग से पहले रन अप होता है उसे थोड़ा लंबा करना, ताकि जितने भी सट्टेबाज है उन्हें पैसे लगाने का टाइम मिल पाए। और मैच के दिन श्रीसंत ठीक ऐसा ही करते हैं, वो टॉवल लगा के रन अप को लंबा करते हैं और ओवर में 14 से ज्यादा रन भी देते हैं। और साथ में इस मैच में अजीत चंडीला को भी फिक्सिंग के लिए कहा गया और इस बार नए तरीके का सिग्नल डिसाइड किया गया, क्योंकि लास्ट मैच में चंडीला बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके थे। इस बार चंडीला का सिग्नल था कि वो अपने टी शर्ट को 2 बार ऊपर करेंगे और ऊपर आसमान में देख के अपने ओवर की शुरुआत करेंगे एंड अजीत चंडीला बिल्कुल वैसा ही करते हैं। फिर आती है मेन डेट यानी 15 मई 2013 और यही वो दिन था जब पूरे देश के सामने क्रिकेट का ये वन ऑफ द डार्केस्ट स्कैंडल सामने आता है। मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का और दिल्ली पुलिस अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही थी। इस बार जिस खिलाड़ी का नाम सामने आया वो थे राजस्थान रॉयल्स के बॉलर अंकित चौहान। उस मैच में भी वही होता है जो कि पिछले दोनों मैचेस में होता हुआ आ रहा था। अंकित चौहान अपने स्पेल के सेकंड ओवर में 13 रन देते हैं और 60 लाख एज अ कंप्लीशन प्राइज भी रिसीव करते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। कोइंसिडेंटली अजीत चंडीला और श्रीसंत उस मैच का पार्ट नहीं होते और उन्हें बेंच पर बिठा दिया जाता है। अब इसका स्पेसिफिक रीजन तो किसी को नहीं पता, लेकिन बाद में रूमर्स की माने तो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन जो कि उस सीजन राहुल द्रविड़ थे, उनको पहले से ही थोड़ा आभास हो गया था कि श्रीसंत और अजीत चंडीला किसी चीज में इन्वॉल्व है, इसलिए उन्हें मुंबई इंडियंस वाले मैच में नहीं खिलाया गया। लेकिन मैच खत्म हो चुका था और दिल्ली पुलिस के लिए भी वक्त आ चुका था कि पिछले 2-3 महीने से जिस चीज को वो अंजाम देना चाह रहे थे उस चीज को फाइनली वो अंजाम देते। तो जैसे ही वो मैच खत्म होता है उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि अब उनके पास उतने सबूत हो चुके थे कि वो उन तीनों क्रिकेटर्स को पकड़ पाए। अब दिल्ली पुलिस की टीम 2 हिस्सों में बट के दिल्ली एंड मुंबई में प्लेयर्स और बुकीज की तलाश में रेड मारना शुरू कर देती है। इस रेड का सबसे पहला शिकार बनते हैं श्रीसंत, जिन्हें उनके ही एक फ्रेंड के घर में पकड़ा जाता है। जब दिल्ली पुलिस घर में घुसती है तो वहाँ पे उन्हें श्रीसंत के साथ फिक्सर जीजू जनार्दन भी मिलता है। उनके रूम से उस टाइम पे कुछ डायरीज भी देखने को मिलती है जो कि इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेजेस में थी और साथ में 72,000 कैश भी वहाँ पर था। इसके बाद पुलिस श्रीसंत को अरेस्ट करके उन्हें मुंबई के एक होटल में ले जाते हैं जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम रुकी हुई थी एंड बाकी 2 प्लेयर्स जिन्होंने फिक्सिंग करी थी उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। उस होटल से अजीत और अंकित को प्रॉपर वारंट दिखाकर अरेस्ट कर दिया जाता है। अब क्रिकेट का सौदा करने वाले इन खिलाड़ियों को तो पुलिस उस टाइम पर पकड़ लेती है, मगर असली काम अभी बाकी था। उस पूरी रेड में 14 बुकीज अलग अलग जगह से पकड़े जाते हैं। जहाँ पूरी दुनिया आईपीएल की धुन में मदहोश थी, वहाँ दिल्ली पुलिस इस पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश कर रही थी और ये सब अगर पॉसिबल हो पाया तो वो था दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की वजह से, जिन्होंने तमाम जगहों पर रेड मारी और इन बुकीज और 3 मेन प्लेयर्स को पकड़ा। ये सब करते करते सुबह के 5 बज चुके थे और इस चीज को लेकर बवाल मचना तो तय था। जैसे ये न्यूज सर्कुलेट होनी शुरू हुई, मीडिया एंकर से लेकर क्रिकेट फैंस तक सब लोग शॉक में जा चुके थे कि जिस क्रिकेट को इंडिया में एक रिलीजन की तरह देखा जाता है और जहाँ के फैंस इस स्पोर्ट को अपने दिल से देखते थे, उन सब का दिल टूट जाता है। आर इंडियन मीडिया बीइंग इंडियन मीडिया, उन्होंने बिना किसी रीजन के काफी ज्यादा अजम्पशंस लगाने शुरू कर दिए जो बाद में जाके काफी खतरनाक भी साबित हो सकते थे। सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुके थे। तभी राजस्थान रॉयल्स के ओनर, कैप्टन एंड कोच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का डिसाइड करते हैं और सभी के सामने सच बताने का तय होता है कि सारी बातें मीडिया के सामने रख दी जाएगी और एग्जैक्टली वैसा ही होता है और जो कंफ्यूजन हर जगह बन रही थी वो दूर हो जाती है। लेकिन सच बात तो सामने आ गई थी और वो क्रिकेट के लिए किसी भी डरावने सपने से कम नहीं थी। उस दिन यानी 16 मई 2013 को बीसीसीआई इमीडिएटली श्रीसंत, अजीत और अंकित पे लाइफ टाइम बैन लगा देती है। अब दिल्ली पुलिस की इस मुंबई में सक्सेसफुल रेड के बाद काफी वाहवाही होती है और उन्हें काफी अप्रिशिएट भी किया जाता है और उन्हें काफी शर्मनाक फील होता है, क्योंकि उन्हीं के शहर में इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा जाना और जिसके बारे में उन्हें कोई खबर तक नहीं थी, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसी चीज को देखकर मुंबई पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू रखती है। जो पहले पाकिस्तान नंबर वाला कनेक्शन उन्हें मिला था असद रौफ का, उसे ट्रेस करना वो शुरू कर देती है। असद रौफ एक पाकिस्तानी अंपायर थे जिन्होंने आईपीएल में भी अंपायरिंग करी थी। मुंबई पुलिस को ये जरूर विश्वास था कि असद रौफ का लिंक कहीं ना कहीं से इस केस से जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो ये कहानी टर्न मारती है, ऐसा आपने, मैंने और इवन मुंबई पुलिस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस फोन टैपिंग से सबके सामने ऐसे नाम आने वाले थे जो कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला देने वाले थे। असद रौफ की फोन टैपिंग होती है और उसमें उनका लिंक निकलता है रुस्तम हिंद के नाम से मशहूर दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। यस, अब अगर इस पॉइंट पर हम देखें
तो ये बात क्रिकेट से जाकर बॉलीवुड तक चली गई है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक बॉलीवुड एक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में ये साफ साफ पता चलता है कि असद रऊफ बिंदुदारा सिंह को मैच के बारे में जानकारी दिया करते थे और उस हिसाब से बिंदुदारा सिंह आगे बैटिंग भी करते थे। एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मुंबई पुलिस 16 मई 2013 के ठीक 4 दिन बाद यानी कि 21 मई को बिंदुदारा सिंह को अरेस्ट कर लेती है। इन सब चीजों के चक्कर में मुंबई पुलिस के हाथों से असद रऊफ निकल जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब श्रीसंत और बाकी प्लेयर्स की गिरफ्तारी हुई थी उसके तुरंत बाद ही ये न्यूज सुनते ही असद रऊफ पाकिस्तान भाग जाते हैं। लेकिन बाद में जब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी होती है उन्हें उसमें आईसीसी के द्वारा अंपायरिंग से हटा दिया जाता है। बट असली शॉकिंग बात तो भी आनी बाकी थी। जब बिंदुदारा सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग को फर्दर स्टडी किया गया तो उसमें उनका लिंक बुकीज के साथ तो निकला ही, लेकिन हैरान करने वाला जो नाम था वो था बीसीसीआई के उस टाइम के चेयरमैन एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मियप्पन का। बीसीसीआई के चेयरमैन के सन इन लॉ का नाम इस केस में आ जाना काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। लेकिन उससे बड़ी शॉकिंग बात ये थी बिंदुदारा सिंह और गुरुनाथ के बीच में बातें 30 से ज्यादा बार हो चुकी थी, वो भी अलग अलग मैच के रिगार्डिंग। इतने बड़े नामों का इसमें इन्वॉल्व होने के बाद भी अभी क्रिकेट को और झटके मिलने बाकी थे। गुरुनाथ पुलिस से 3 दिन तक भागते रहते हैं, लेकिन 24 मई को उन्हें भी मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। सीएसके के टीम प्रिंसिपल का इस तरह से मैच फिक्सिंग स्कैंडल में नाम आ जाना सीएसके की इमेज को पूरी तरीके से गिरा देने वाली चीज थी। लोग हर मैच को क्वेश्चन करने लग गए थे कि जो वो देख रहे हैं वो फेयरली खेला भी जा रहा है या नहीं। मुंबई पुलिस ने जब गुरुनाथ से बातचीत करी तो ये सामने आया कि गुरुनाथ 2011 से ही बड़ी लेवल पर बैटिंग कर रहे थे। साल 2011 से लेकर 2013 तक उन्होंने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अमाउंट बेटिंग में लगाया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिंदुदारा सिंह से मिले बुकीज के फोन नंबर्स का लिंक पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड से निकला, यानी अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील पाकिस्तान में बैठे आईपीएल में मैच फिक्सिंग करा रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर दिल्ली पुलिस ने जो इनिशियली सोचा था फोन टैपिंग के डिसीजन से पहले वो सब कुछ सच होता दिख रहा था। जब दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ये कहा कि हम हराम का पैसा नहीं खाते हैं और बस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। यानी इतने मेस्ड अप और इंटेंस सिचुएशन में दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े डॉन भी अपना नाम नहीं लाना चाह रहे थे। अब ये मैटर काफी बड़ा हो चुका था और फिर डेट आती है 3 जून 2013 और उस दिन बिंदुदारा सिंह को जेल से बेल मिल जाती है क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट में सबूत कम पड़ गए थे। और अगले दिन यानी 4 जून को श्रीनाथ, अजीत, अंकित और 23 बुकीज जो कि स्कैंडल में शामिल थे उनके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। अब 16 मई से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस लगातार श्रीसंत और बाकी 2 प्लेयर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई थी और काफी सारे सबूत इकट्ठा कर भी चुकी थी। इसी के साथ साथ पुलिस श्रीसंत से लगातार बातचीत भी कर रही थी। इन्हीं सब बातचीत में बीसीसीआई का मिसमैनेजमेंट भी सामने आता है। गुरुनाथ का नाम आने के बाद मानो बीसीसीआई पे काला धब्बा सा लग चुका था एंड बात बहुत ज्यादा बढ़ भी चुकी थी। इवन सीएसके की टीम मैनेजमेंट ने भी गुरुनाथ के अरेस्ट होने के बाद उन्हें टीम प्रिंसिपल मानने से इनकार कर दिया था। बीसीसीआई अब बहुत मुश्किल में थी क्योंकि खुद उनके हेड श्रीनिवासन के सन इन लॉ इस केस में फंसते ही चले जा रहे थे। मीडिया और इंडियन क्रिकेट लवर्स के बीच में बीसीसीआई को लेकर काफी ज्यादा हेट दी जा रही थी एंड पूरा क्रिटिसिज्म का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका था। इस सब की वजह से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से लेकर ट्रेजरर तक सब ने रिजाइन कर दिया था। इवन उस टाइम के आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया था। इंडिया में क्रिकेट को लेकर माहौल काफी सेंसिटिव और गर्म हो चुका था। जब स्टेशन से आगे पूछताछ करी गई तो उनका लिंक राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा से निकला। राज कुंद्रा के ऊपर भी इलीगल बेटिंग के इल्जाम थे जो कि उन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस के सामने झुकना पड़ा। इसके बाद बीसीसीआई के द्वारा एक और कमेटी बनती है जो कि खुद श्रीनिवासन ने बनाई थी और इस नाम भर की कमेटी ने गुरुनाथ और राज कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी थी, ये कहते हुए कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एंड ये डिसीजन इतना वियर्ड था कि पूरे देश भर के क्रिकेट फैंस और यहाँ तक कि इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली पुलिस उनके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है इतने बड़े लेवल पर। लेकिन फिर बाद में एक ऑथराइज्ड कमेटी बनती है जो कि गुरुनाथ और राज कुंद्रा को गिल्टी घोषित कर ही देती है। ये इन्वेस्टिगेशन आगे तक चलती है और ऑलमोस्ट 1 साल बाद यानी 28 मार्च 2014 को श्रीनिवासन को एज एन आईपीएल चेयरमैन सैक कर दिया जाता है फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। बट टर्निंग पॉइंट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जिसको फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा लीड कर रहे थे। इस कमेटी को फाइनली डिसाइड करना था कि जो सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स ने गड़बड़ करी है उसके लिए उन्हें क्या सजा देनी चाहिए एंड ये कमेटी बनी थी इसी कंक्लूजन के लिए। एंड फाइनली 1 जुलाई 2015 को वो कमेटी अपना फैसला सुनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर देती है, जिसके बारे में हमें पता ही है कि कैसे 2016 और 2017 में 2 न्यू टीम्स को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जगह पर खिलाया गया था। और इसी सब के पीछे ये 2-2.5 साल की कहानी है जिसने पुलिस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सबको हिला के रख दिया था। इस कहानी की शुरुआत तो हुई थी अंडरवर्ल्ड के डॉन को पकड़ने से, लेकिन खत्म हुई 2 आईपीएल टीम्स की सस्पेंशन से। ये पूरा स्कैंडल एक अच्छा एग्जांपल है कि कैसे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में क्रिकेटर्स से
ज्यादा पॉलिटिक्स, पैसा और बहुत सारी इलीगल चीजें भी शामिल होती है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। बैन बैन बैन, ये सिर्फ एक ट्रोलिंग कैच फ्रेज नहीं बल्कि एक ऐसी चुभती याद है जो हर आईपीएल सीजन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के फैंस के दिल का दर्द ताजा कर देती है। हर साल जब आईपीएल शुरू होता है मीम्स बनते हैं, जोक्स चलते हैं, लेकिन सोचिए उन फैंस का हाल जो 2016 और 2017 में अपनी जान से प्यारी येलो और रॉयल ब्लू जर्सीज की जगह राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस की जर्सीज देखने पर मजबूर थे। वो सिर्फ दूसरी टीम्स नहीं थी बल्कि एक ताना था और एक रिमाइंडर था कि असली टीम वहां पर नहीं है। हर मैच, हर ओवर एक नया जख्म देता जा रहा था। जैसे क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, एक पूरी कहानी थी जो अधूरी रह गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि ये बैन क्यों लगा था। यूजुअली मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये बैन मैच फिक्सिंग या फिर प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लगा था, पर ये सच नहीं है। तो आखिर सच क्या है? ऐसी क्या वजह थी कि ये आईपीएल का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया? ऐसी क्या सच्चाई है जो लाखों करोड़ों लोगों को नहीं पता? आइए एक एक राज से पर्दा उठाते हैं, बात करते हैं उस कहानी की जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये टूर्नामेंट दुनिया भर के प्लेयर्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पे न्यू यंग प्लेयर्स अपने क्रिकेटिंग करियर को नई रफ्तार दे पाते हैं। पर हर साल नए यंगस्टर्स चमके, नए लेजेंड्स बने, नई कहानियां लिखी गई। मगर आईपीएल का सफर सिर्फ ग्लोरी और ग्लैमर का नहीं था। इसके अंधेरों में भी एक ऐसी कहानी छुपी थी जो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हुई। लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालते हैं आईपीएल के दो असली पावर हाउसेस पर, जो कि ऑब्वियसली स्टोरी के मेन फेसेस भी है, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। सीएसके की टीम एमएस धोनी की लीडरशिप में एक इनविंसिबल डायनेस्टी की तरह है जो हर सीजन कंसिस्टेंसी के साथ आईपीएल के प्लेऑफ्स का हिस्सा बनी। उनकी स्टेबिलिटी, उनका डोमिनेंस और उनका नेवर से एटीट्यूड, इन सभी एस्पेक्ट्स ने सीएसके को लिटरली एक लेजेंडरी टीम बना दिया। वहीं राजस्थान रॉयल्स एक अंडरडॉग टीम थी जो पहले ही सीजन में सबको चौंकाते हुए चैंपियन बनी। इन्होंने हमेशा यंग टैलेंट पे भरोसा किया और हर साल नए इमर्जिंग स्टार्स को प्रोड्यूस किया। लेकिन 2013 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आईपीएल को हिला के रख दिया। एक ऐसा स्कैंडल जो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि आईपीएल का सबसे बड़ा स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बन गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यही दो मेन टीम सीएसके और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों को ही आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया, वो भी 2 साल के लिए। सीएसके के लिए तो ये झटका और भी ज्यादा पेनफुल था। एक ऐसी टीम जो हर सीजन में प्लेऑफ्स में पहुंची थी, जिन्होंने उस पॉइंट तक 2 आईपीएल ट्रॉफीज भी जीत ली थी, उनका 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर हो जाना, दैट वाज लिटरली शॉकिंग। पर क्या सच में सीएसके की साइड से भी फिक्सिंग हुई थी? क्या कुछ मेन प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे? वेल, ये बात शुरू होती है 2013 से, जब 2013 के आईपीएल में मैच फिक्सिंग स्कैंडल पकड़ा जाता है। एज यू ऑल नो, उस स्कैंडल में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस एक और अलग इन्वेस्टिगेशन करती है और इसमें और नए नाम सामने आते हैं। पहले बॉलीवुड कनेक्शन में नाम आता है एक्टर विनीत दारा सिंह का, जो कि लेजेंडरी रेसलर तारा सिंह के बेटे हैं। फिर एक और ट्विस्ट आया जब एक डायमंड डीलर प्रियंक सेफनी भी इस झंझट में फंस जाते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका, गुरुनाथ मियप्पन। ये नाम कोई मामूली नाम नहीं है, ये नाम एक सीएसके ऑफिशियल का था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीसीसीआई के उस वक्त के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद भी है। मतलब जो आदमी इंडियन क्रिकेट का हेड था, उसके अपने घर का एक आदमी बेटिंग और फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, नए लेयर्स एक्सपोज होते रहे। राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा पर भी बेटिंग का आरोप लगता है और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने आईपीएल मैचेस पर पैसे लगाए थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है आईपीएल 2013 के फाइनल मैच में, जब पूरी दुनिया आईपीएल के फाइनल मैच एंजॉय कर रही थी। उस वक्त मुंबई पुलिस एक सेंसेशनल मूव करती है और गुरुनाथ मियप्पन को अरेस्ट कर लेती है। एक दिन जो आइडियली क्रिकेट सेलिब्रेशन का होना चाहिए था, वो कंट्रोवर्सी और डिसग्रेस का बन गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से जुड़ी बात सिर्फ प्लेयर्स या टीम ऑफिशियल्स तक सीमित नहीं रही। इस स्कैंडल के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस ने इसे और भी ज्यादा सीरियस बना दिया। ये स्कैंडल और भी ज्यादा हाईलाइटेड बन गया जब दिल्ली पुलिस ने 4 जून 2013 को अनाउंस किया कि श्रीसंत, चंडीला, चौहान और 23 दूसरे लोगों पर MCOCA यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि उनके कनेक्शंस एलिजिडली अंडरवर्ल्ड डॉन्स दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से बताए गए थे। लेकिन फिर 10 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रीसंत, चौहान और 17 दूसरे लोगों को सबूतों की कमी के कारण बेल दे दी। हाउएवर, चंडीला ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मांगा जब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी। स्कैंडल का असर सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं रहा। आईसीसी ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी से अंपायर असद रौफ को हटा दिया, क्योंकि उनका कनेक्शन इस पूरे स्कैंडल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस के चीफ नीरज कुमार ने भी कंफर्म किया, अप्रैल 2013 से ही फोन कॉल्स मॉनिटर हो रही थी। जैसे जैसे ये स्कैंडल अनफोल्ड होता गया, बीसीसीआई ने भी टफ स्टांस लिया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय जगदाले ने साफ साफ कहा, द
BCCI हैज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने को RM लोधा कम्युनिटी अपॉइंट करी। ये स्कैंडल IPL का सबसे बड़ा धक्का बन गया। पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस सब पूरे स्कैंडल के बाद आखिर क्यों चेन्नई और राजस्थान को बैन किया गया, और क्या वो बैन सच में फेयर था। तो ये स्कैंडल शुरू तो हुआ था कुछ फोन कॉल से, जब मुंबई पुलिस ने IPL बैटिंग प्रोब के दौरान एक्टर विंदुदारा सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस किए तो एक सरप्राइजिंग खुलासा हुआ। विंदुदारा सिंह की बातचीत कई बार होती रही थी गुरुनाथ मियप्पन से, एंड एज आई सेड बिफोर वो CSK की टीम के सो कॉल्ड टीम प्रिंसिपल थे एंड साथ में BCCI के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद भी। पर क्या यहाँ पर मियप्पन का रोल सिर्फ एक कैजुअल लिंक था या फिर कुछ ज्यादा? ये सवाल तभी से उठने लगा था जब मुंबई पुलिस ने बिना वक्त गवाए मियप्पन को समन किया और 24 मई 2013 को उनसे घंटों तक पूछताछ करने के बाद उन्हें बैटिंग, कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। ये पूरे IPL और CSK की टीम के लिए एक बड़ी क्राइसिस बन गई थी। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब CSK ने तुरंत मियप्पन से अपना कनेक्शन तोड़ लिया और उन्हें कंप्लीटली डिसओन ही कर दिया। इंडिया सीमेंट्स जो कि CSK को ओन करती है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा, ही इज नाइदर द ओनर नॉर द CEO और टीम प्रिंसिपल ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ही इज ओनली एन ऑनरी मेंबर ऑफ मैनेजमेंट टीम। ये स्टेटमेंट क्रिकेट दुनिया में काफी बज़ का रीजन बना। एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने इस कवर अप को हेडलाइन में CSK ओनर्स बिकम कवर अप सुपर किंग्स ये तक बता दिया। CSK का ये कदम सिर्फ इमेज बचाने के लिए नहीं बल्कि उनके फ्रेंचाइज को बचाने के लिए भी था। IPL फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के क्लॉज 1311.3C के मुताबिक अगर किसी फ्रेंचाइज का ओनर या फिर ऑफिशियल किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है जो कि लीग की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए तो उस फ्रेंचाइज को टर्मिनेट करने का पूरा हक IPL अथॉरिटीज के पास होता है। जब मियप्पन की बेटिंग लिंक्स एक्सपोज हुई तो CSK पर टर्मिनेशन का खतरा एकदम पूरी तरह से मंडरा रहा था। एक आर्टिकल ने उस वक्त ही कह दिया था, केस फॉर CSK's टर्मिनेशन अपीयर स्ट्रॉन्ग, एंड इसके बाद से हर जगह बस यही बातें हो रही थी कि CSK को बैन किया जा सकता है। अगर जो इंसान कभी CSK की डकआउट में धोनी और उनकी टीम के साथ खड़ा होता था वही मियप्पन CSK के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 5 जून 2013 को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के को-ओनर राज कुंद्रा को भी इलीगल बेटिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए समन किया। पहले ये एक रूटीन इंक्वायरी जैसा लगा, पर अगले ही दिन 6 जून को दिल्ली पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा ने खुद ये मान लिया है कि उन्होंने अपनी IPL टीम पर बेटिंग की थी, वो भी एक बुकी के थ्रू जो कि उनका क्लोज फ्रेंड था। एक टीम ओनर का अपनी टीम पर बेट लगाना यह IPL की क्रेडिबिलिटी को हिला देने वाला मोमेंट था। राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स में सिर्फ 11.7% के माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे और उनके टीम के डेली ऑपरेशंस में कोई एक्टिव रोल नहीं था। फिर भी उनका नाम IPL बेटिंग स्कैंडल में आने के बाद राजस्थान रॉयल्स के फ्यूचर पे भी सवाल उठने लग गए। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया, IPL क्लॉज 11.3C के मुताबिक अगर किसी फ्रेंचाइज के ओनर की वजह से लीग की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है तो उस फ्रेंचाइज को टर्मिनेट करने का पूरा हक IPL अथॉरिटीज के पास होता है। एंड इस पूरे क्योस के बीच राजस्थान रॉयल्स ने तुरंत एक्शन लिया। 7 जून 2013 को टीम मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि अगर कुंद्रा पर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा और उनके फ्रेंचाइज के शेयर्स भी उनसे ले लिए जाएंगे। और फिर आता है फाइनल वर्डिक्ट 10 जून 2013 जब BCCI ने राज कुंद्रा को IPL से सस्पेंड कर दिया, ये डिक्लेयर करते हुए कि IPL करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखेगा। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने IPL बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई और इस कमेटी को नाम दिया गया मुग्दल कमेटी। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स पर फोकस किया, गुरुनाथ मियप्पन, इंडिया सीमेंट्स जो कि एक्चुअली CSK फ्रेंचाइज का पेरेंट कंपनी है, जयपुर IPL क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास राजस्थान रॉयल्स के ओनरशिप है। इस इन्वेस्टिगेशन को और क्रेडिबल बनाने के लिए फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली और रिटायर्ड IPS ऑफिसर VB मिश्रा को भी कमेटी में शामिल किया गया। 9 फरवरी 2014 को मुग्दल कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करी जिसमें कुछ शॉकिंग डिटेल सामने आई जो IPL की रेपुटेशन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली थी। इस कमेटी ने कंफर्म किया कि गुरुनाथ मियप्पन CSK के एंथुसियास्ट नहीं बल्कि टीम के ऑफिशियल थे। ये बात चेन्नई सुपर किंग्स के पहले के क्लेम से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी और रिपोर्ट्स में ये सब फैक्ट्स भी सामने आए। जैसे मियप्पन ने IPL मैचेस पर बेटिंग करी थी जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस के अलावा दूसरी टीम के गेम भी शामिल थे एंड उन्होंने अपनी बेटिंग बुकी विंदुदारा सिंह के जरिए कराई थी जिसका कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइज बेटिंग सिंडिकेट्स जैसे कि विक्रम अग्रवाल से था और साथ में मियप्पन ने IPL के मल्टीपल रूल्स को तोड़ा था जिसमें ये सभी वायलेशंस भी शामिल थी। मियप्पन की बेटिंग स्कैंडल के चलते CSK फ्रेंचाइज को भी IPL रेगुलेशंस का वायलेटर पाया गया। कमेटी ने कहा कि CSK जो कि इंडिया सीमेंट्स की ओनरशिप में थी उन्हें अपनी टीम के ऑफिशियल को एंटी करप्शन कोड, IPL ऑपरेशनल रूल्स और IPL फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के क्लॉज 11.3 सेक्शन 4.4.1 इन सब के हिसाब से कंट्रोल करने में फेल हुई थी। इसका सिंपल मतलब वही है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि अगर फ्रेंचाइज का कोई भी ऑफिशियल
ऐसे एक्शन में शामिल होता है जो कि लीग की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, तो आईपीएल अथॉरिटीज उस फ्रेंचाइज को टर्मिनेट तक कर सकती है। ये रेवोल्यूशन सीएसके के एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़े झटके जैसा था, जिस वजह से फ्रेंचाइज की आईपीएल में जगह भी खतरे में आ गई थी। इसके अलावा मुग्दल कमेटी ने राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा के रोल को भी एग्जामिन किया। रिपोर्ट में ये मेंशन था कि कुंद्रा पे शक था कि उन्होंने अपनी खुद की टीम के मैचेस पर बैटिंग करी थी। कुंद्रा की ओनरशिप एंटिटी जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड को भी ये इंश्योर करने में फेल पाया गया कि उनकी टीम बैटिंग वायलेशन से दूर रहे। कमेटी ने रिकमेंड किया कि कुंद्रा के इन्वॉल्वमेंट पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि उनकी गिल्ट का पूरा सच सामने आ सके। अगर वो गिल्टी पाए गए तो राजस्थान रॉयल्स को भी सीएसके की तरह क्लॉज 11.3 सी के तहत टर्मिनेट किया जा सकता है। फिर आती है डेट 25 मार्च 2014। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन क्रिकेट को हिला देने वाला फैसला अनाउंस किया। कोर्ट ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन को अपने पद से हटने के लिए कहा ताकि उनके दामाद गुरुनाथ मीयप्पन के बेटिंग स्कैंडल की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने हार्श लैंग्वेज में साफ साफ कहा कि श्रीनिवासन को पद पर बने रहना नॉजिएटिंग था, क्योंकि ये क्रिकेट के क्लीन अप एफर्ट्स के लिए बिल्कुल अपोजिट था। ये फैसला एक सख्त संदेश था कि इंडियन क्रिकेट को सफाई की जरूरत है और फेयर क्रिकेट के ऊपर कुछ नहीं है। वही 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला बड़ा क्राइसिस नहीं था। साल 2010 में बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब को ओनरशिप वायलेशंस का रीजन देकर आईपीएल से ऑलमोस्ट निकाल दिया था। कैप्टन शेन वॉर्न ने इस फैसले पर शक जताया था और रॉयल्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट केस के दौरान रॉयल्स ने आर्बिट्रेशन का रास्ता अपनाया, जिसमें उन्हें 6 वीक स्टे ऑर्डर मिला, जो उन्हें आईपीएल प्लेयर ऑक्शन में हिस्सा लेने का मौका देगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को अपहोल्ड किया, जिस वजह से बीसीसीआई को अपनी कार्रवाई से पीछे हटना पड़ा। लेकिन बस 3 साल बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम एक और कंट्रोवर्सी में फंस गई, जिसने उनका आईपीएल से सस्पेंशन ऑलमोस्ट तय कर दिया। मुग्दल कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोधा कमेटी का गठन किया, जिसको लीड किया जस्टिस आर.एम. लोधा ने। इस कमेटी को 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी: बीसीसीआई में रिफॉर्म्स लाना, गुरुनाथ मीयप्पन और राज कुंद्रा पर पनिशमेंट डिसाइड करना, स्कैंडल में आईपीएल के सीओओ सुंदर रमन की भूमिका को इवैल्यूएट करना। देन आती है डेट 14 जुलाई 2015, जब लोधा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें उन्होंने कुछ बड़े रिफॉर्म्स रिकमेंड किए। एज एंड टेन्योर लिमिट्स फॉर बीसीसीआई ऑफिस बेयरर्स, 1 स्टेट 1 वोट पॉलिसी, ताकि पावर का इम्बैलेंस खत्म हो पाए। आईपीएल के लिए एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी का गठन, बीसीसीआई ऑफिशियल्स को अपनी एसेट डिस्क्लोज करनी होगी ताकि बेटिंग से जुड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सके। जस्टिस आर.एम. लोधा पैनल ने आईपीएल बेटिंग स्कैंडल के दौरान एक लैंडमार्क रूलिंग सुनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। सीएसके के सस्पेंशन का रीजन उनकी ऑपरेशनल फेलियर था, जो फ्रेंचाइज या उसकी ओनर एंटिटी इंडिया सीमेंट्स ने गुरुनाथ मीयप्पन के बेटिंग स्कैंडल पर एक्शन लेने में फेल किया था, क्योंकि सीएसके अपने ऑफिशियल को करप्ट एक्टिविटीज में शामिल होने से नहीं रोक पाई। लोधा कमेटी का वर्डिक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स को पनिश करने तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ये एक अकाउंटेबिलिटी का सख्त संदेश भी था। कमेटी ने इंडिया सीमेंट्स पर खास तौर पर निशाना साधते हुए कहा, इंडिया सीमेंट्स ने सिर्फ गुरुनाथ मीयप्पन को अरेस्ट के बाद बीसीसीआई द्वारा जीएम पर सस्पेंशन ऑर्डर पास किया था, जो कि इंडिया सीमेंट्स की तरफ से कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं था। ये ऑब्जर्वेशन ये दर्शाता था कि टीम का कॉर्पोरेट ओनरशिप होने का मतलब ये नहीं था कि वो अपने ऑफिशियल के एक्शन से दूरी बना सकते हैं। वही राजस्थान रॉयल्स को भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल माना गया, क्योंकि राज कुंद्रा बेटिंग स्कैंडल में शामिल पाए गए थे। कम्युनिटी ने हार्श कमेंट पास करते हुए कहा, राजस्थान रॉयल्स खुद को एक प्लेयर्स की नर्सरी के रूप में प्रमोट करता है, पर 3 प्लेयर्स का स्पॉट फिक्सिंग में शामिल पाया जाना ये दर्शाता है कि उनका इंटरनल मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा। और जस्टिस लोधा ने ये कहा, अगर कुंद्रा सच में क्रिकेट से प्यार करते तो बेटिंग में शामिल ही नहीं होते। और राज कुंद्रा ने डिसअपॉइंटेड होते हुए ट्वीट भी किया, हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ कॉपी ऑफ द जजमेंट, ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड। इसके बाद सीएसके और राजस्थान के सस्पेंशन ने सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग जर्नी को नहीं, बल्कि उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी बड़ा झटका दिया। सीएसके को 100 करोड़ का स्पॉन्सरशिप लॉस हुआ, राजस्थान को 70 करोड़ का फाइनेंशियल सेटबैक झेलना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान था इन दोनों ही टीम्स की ब्रांड वैल्यू के गिरने का, और 2 साल की क्रिकेटिंग इनएक्टिविटी का था, जो उनकी आईपीएल जर्नी को टेम्परेरी फ्रीज कर गया। जस्टिस मुकुल मुग्दल ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि यह फैसला इनएविटेबल था और क्रिकेट के हित में भी जरूरी था। उनका कहना था, अगर फ्रेंचाइजेस को बैन किया जा रहा है तो टीम का बचना नामुमकिन है, और ये सभी तक संदेश पहुंचाया गया कि गलत काम से दूर रहो। उन्होंने आईपीएल की पॉपुलैरिटी को एड्रेस करते हुए कहा, ये याद रखना चाहिए कि आईपीएल कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, ये क्रिकेट का खेल है। अगर हमने इसकी क्रेडिबिलिटी को सेव नहीं किया तो आईपीएल का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। ये पूरा मोमेंट रूलिंग इंडियन क्रिकेट में एक वाटरशेड मोमेंट के रूप में देखा गया, जिसमें टीम्स और ओनर्स को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाया गया और पनिश तक किया गया।
ये फैसला आईपीएल और क्रिकेट की क्लीन इमेज को रिस्टोर करने का एक बड़ा कदम साबित हुआ। MS धोनी जो अपनी काम और कंपोज्ड इमेज के लिए मशहूर है, उन्होंने 2013 के उस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पे चुप रहना पसंद किया। पर जब डॉक्यू सीरीज रोर ऑफ द लायन रिलीज हुई तो धोनी ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और डिप्रेसिंग फेज कहा। एंड इवन धोनी ने इस कंट्रोवर्सी पर सवाल उठाते हुए कहा, व्हाट मिस्टेक डिड द प्लेयर्स मेक। ये रिमार्क दर्शाता है कि CSK के प्लेयर्स ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन के बावजूद एक ऐसे स्कैंडल के इम्पैक्ट को ट्रोल और हेट के रूप में झेला जिसमें उनका सीधा सीधा कोई लेना देना था ही नहीं। इस पूरे स्कैंडल ने सिर्फ दोनों ही टीम्स के रेपुटेशन को नहीं बल्कि फ्रेंचाइजेस को 2 साल का सस्पेंशन भी दिया था। लेकिन दोनों ही टीम्स ने अपनी कमबैक स्टोरी भी साबित करी। एंड इवन CSK का कमबैक तो आईपीएल हिस्ट्री में एक मिसाल बन गया। 2018 का आईपीएल सीजन सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था बल्कि ये रिडेम्पशन का सफर था। 2 साल के सस्पेंशन के बाद धोनी के अंडर CSK ने 2018 में 3rd आईपीएल ट्रॉफी जीतकर अपने सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया था। टीम ने दिखाया कि एक्सपीरियंस और यूनिटी का फॉर्मूला जितनी बार डाउट किया जाए वो उतनी बार सफल होता है। एंड आते ही CSK ने अपनी खोई हुई इज्जत को ट्रॉफी के साथ वापस पा लिया था। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने भी उसी सीजन में कमबैक करते हुए प्लेऑफ्स तक पहुंचकर साबित किया कि वो सिर्फ कंट्रोवर्सी से नहीं बल्कि अपने टैलेंट और डिटर्मिनेशन के लिए भी जाने जाते हैं। एंड आने वाले कई सालों में राजस्थान रॉयल्स भले ही ऊपर नीचे हुई हो बट उन्होंने कई अच्छे प्लेयर्स को ओवर द ईयर्स नरिश किया। आज भी 2013 का स्कैंडल आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बुरा चैप्टर माना जाता है, लेकिन CSK और RR ने साबित किया कि क्रिकेट का असली रंग सिर्फ करप्शन से नहीं बल्कि कमबैक और इंटीग्रिटी से डिफाइन होता है। और ये स्कैंडल एक तरह से वार्निंग भी था कि आईपीएल सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इज्जत का भी खेल है और इज्जत वापस जीतने में सालों तक लग जाते हैं। उस स्कैंडल के बाद से ही CSK और राजस्थान रॉयल्स के फैंस को ट्रोल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सच ये है कि ये बैन कुछ ओनर्स और ऑफिशियल्स की गलती की वजह से था, पूरी टीम या प्लेयर्स की वजह से बिल्कुल नहीं। प्लेयर्स ने तो सिर्फ अपने गेम पर ध्यान दिया और अपने फैंस का भरोसा बनाए रखा। इसलिए अगर आपकी फेवरेट टीम राजस्थान या फिर चेन्नई है और कोई आपको बैन बोल कर ट्रोल करे तो उन्हें वीडियो जरूर भेज देना और बता देना गलती दूसरे लोगों की थी, पूरी टीम की नहीं थी। और प्लेयर्स ने तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से क्रिकेट को और बेहतर बनाया। ये थी कहानी CSK और राजस्थान के सबसे मुश्किल दौर की, जिसे इन दोनों ही टीम्स ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से मिटाकर आईपीएल में फिर से अपनी जगह बनाई थी। वेल क्रिकेट में तो कंट्रोवर्सीज आती जाती रहेगी पर असली चैंपियन वही होता है जो हर मुसीबत के बाद फिर से उठकर अपनी काबिलियत दिखाए। एंड ऐसे ही किसी चैंपियन का नाम आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो जिसने आपको हमेशा इंस्पायर किया। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।